अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। नाज़रीन, मंडे मुबारक, एक नए हफ्ते का आगाज है। वीकेंड कैसा रहा, संडे कैसा रहा, कराची वालों के लिए कैसा रहा, मुल्तान वालों के लिए कैसा रहा, लाहौर वालों के लिए कैसा रहा? बहुत अच्छा। हाँ, लाहौर के लिए तो बहुत अच्छा रहा। कराची वालों के साथ मेरी दिली हमदर्दियां हैं। ये कंसेक्यूटिव छठी हार है कराची किंग्स की। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं कि एक तरफ कराची किंग्स कोई फतह अपने नाम नहीं कर पा रही, तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस वक्त लाहौर कलंदर्स इंतहाई खूबसूरत टीम की तरह भरकर सामने आए हैं। और तो और मुल्तान सुल्तान जो कि कंसिस्टेंटली हम लोग देख रहे थे कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है, उसे भी जिसने मात दी वो थी लाहौर कलंदर्स की टीम। तो मतलब ये कि इस वक्त लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान इंतहाई अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। और अगर पॉइंट्स टेबल के हवाले से भी हम बात करें तो ये पहली दो टीमें हैं। मुल्तान सुल्तान पहले नंबर पर है और पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर लाहौर कलंदर, जबकि तीसरे नंबर पर इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन हालात यही रहे जरिया, तो सिंध वाले, बलूचिस्तान वाले, केपी वाले कहेंगे अपने पास ही रख लो पंजाब वालों, एग्जैक्टली यही कहा जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो हम परफॉर्मेंस देखे ना शुएब, बहुत ही अच्छी है। मतलब जब मुल्तान और लाहौर का मैच आया ना, उस वक्त तक ये लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान जीत जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि वो अनबीटेबल उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं। लेकिन जिस तरीके से लाहौर ने खेला वाज माइंड ब्लोइंग। और फिर कल का मैच, मैं तो हैरान थी, परेशान थी। पहले ओवर में 3 गेंदों पर 2 विकेट, शाहीन शाह अफरीदी, अमेजिंग। एग्जैक्टली जी, जबरदस्त ये परफॉर्मेंस रही है। और हम बात कर रहे हैं पीएसएल की, और जब बात पीएसएल की है, बात टीम्स की है, बात परफॉर्मेंस की है, तो लाहौर में खेला गया मैच, लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने टॉस जीतकर फैसला किया कि हम फील्डिंग करेंगे। और फिर क्वेटा की टीम ने पहले बैटिंग की, 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 140 रन बनाए। जवाब में लाहौर की टीम ने मुकर्रर हदफ 18वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर ली। ये होम ग्राउंड का फायदा कह लेते हैं इसको। वैसे परफॉर्मेंस पहले भी अच्छी, लेकिन जरा अब ज्यादा हमें उसमें जोश नजर आ रहा है। बड़ा मजा आता है जब भी सिकंदर बख्त कमेंट्री करते हुए और वो वहां पर ओपन एयर स्टूडियो में बैठकर वकार यूनिस से पूछते हैं कि आप बताएं कि आप किस टीम को सपोर्ट करें। जब लाहौर का मैच होता है तो वो कहते हैं कि दरिया में बैठकर मगरमच्छ से वैर लगाना जो होता है ना, वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो मैं लाहौर का नाम ही लूंगा, क्योंकि लाहौर का क्राउड है, लाहौर की टीम है, अपना होम ग्राउंड है। तो मेरे ख्याल से लाहौर को कोई मात दे ही नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से, बल्कि ख्याल के यकीनन वो माशाल्लाह इंतहाई काबिल शख्सियत है क्रिकेट के एतबार से। तो उनकी जो एनालिसिस है ना, वो सच साबित होते हैं जब भी वो लाहौर के बारे में बोलते हैं। अच्छा, चूंकि बात पीएसएल की है, तो एक जबरदस्त प्लेयर जिसने कह दिया है पीएसएल को बाय बाय, लाला ने पीएसएल को खैर बात कह दी, चूंकि उनकी तबीयत नासाज है। शाहिद अफरीदी उनके मदाहों के लिए ये ज़ाहिर बुरी खबर है कि उन्होंने इंजरी के बायस पाकिस्तान सुपर लीग से अलग होने का ऐलान कर दिया है। ही इज लीविंग पीएसएल। और कहते हैं कि ज़रा इंजरी पुरानी है, कमर की तकलीफ पुरानी है, और वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो नहीं खेल पाएंगे। एक वीडियो मैसेज भी जारी किया लास्ट डे उन्होंने कहा कि शुक्रिया मेरे फैंस, लेकिन अब तकलीफ बहुत बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से वो पीएसएल के बाकी जो मैचेस हैं वो नहीं खेल पाएंगे। और उसमें शुएब अख्तर साहब ने एक ट्वीट भी किया, और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि रेस्ट करो लाला, इस उम्र में ये इश्क नहीं आसान। जिस पर लोग फिर कह रहे हैं ये इस उम्र से क्या मुराद है, अभी तो वो खेल सकते थे। बट एनीवेज शुएब अख्तर ने ये ट्वीट की लाला के लिए कि इस उम्र में ये आसान नहीं है। अच्छा, वैसे वकार यूनिस भी कल बात करते करते ये कह रहे थे कि ना शाहीन शाह, सॉरी ये अपने शाहिद अफरीदी साहब ने, लाला जी, इनके बारे में उन्होंने कहा कि ना बड़ी हिम्मत की, बड़े हौसले की बात है कि एक चीज को आपने अपना इश्क बनाकर रखा हुआ है, अपनी एग्रेशन है आपकी, और आप उसको खेलते भी हैं, और इस उम्र तक आके खेलना, तो अब इस तरह की बातें, लाला की बातें होने लगी। बिल्कुल। एनीवेज शाहिद अफरीदी ने जो वीडियो पैगाम जारी किया वो आपको सुनवाते भी हैं। है तो सब कुछ है। मैं चाह रहा था कि अच्छे नोट पे पीएसएल खत्म हो, लेकिन बर्दाश्त की हिम्मत खत्म हो गई है मेरे अंदर। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर किसी लीग में अपने फैंस के सामने दोबारा सामने आऊंगा। चलें जी, शाहिद अफरीदी की हम बात करें, जिन्होंने कहा कि पीएसएल अच्छे नोट पर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कमर की जो तकलीफ़ है खासी पुरानी है, और 15-16 साल से वो इसी तकलीफ़ के साथ खेल रहे थे।
तो इंजरी अब इस हद तक बढ़ गई कि इसकी वजह से अब उनके नीज़ में, उनके ज़रा पूरे हम देखते हैं कि टांगों में उसकी तकलीफ जो बढ़ गई, पाँव तक पहुंच गई, उसकी उंगलियों में जो है वो अब तकलीफ पहुंच चुकी है। दैट इज़ द रीज़न कि उन्होंने क्विट कर दिया है PSL को। ये वीडियो पैगाम भी हमने आपके सामने रखा। और कल इसकी आफ्टर शॉक्स हमने देखे भी क्रिकेट ग्राउंड में, जब लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान ये मैच हो रहा था, कि जो बॉलिंग अटैक है वो इतना कोई स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा था, उनकी फील्डिंग इतनी हमें अच्छी नजर नहीं आ रही थी। गो के अनवर अली और सुहेल तनवीर को मैदान में उतारा गया, दोनों ऑलराउंडर प्लेयर हैं, बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन इसके बावजूद टीम उस हवाले से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही थी। मतलब ये कि बड़ा अच्छा बॉलिंग अटैक है, नसीम शाह भी इस पर कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास है शुएब, लेकिन हम लोग अगर देखें ना कि बैटिंग के हवाले से ऊपर अर्ली आ जाए, अब जेसन रॉय को देख लें हम लोग और जेम्स विंस को देख लें, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन था, लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग के हवाले से कल कोयटा ग्लैडिएटर्स नजर आया बाकायदा तौर पर कि तजुर्बेकार ही होता है, बॉस ही होता है। अच्छा, शायद यही वजह है कि आपको याद है जब शाहीन शाह अफरीदी और शाहिद अफरीदी आमने सामने, तो बहुत मीम्स भी बने, तो शायद उन्होंने कहा होगा अब क्या मैं खेलूं शाहीन शाह अफरीदी के साथ, मैं ही साइड पर हो नहीं, जाता रिश्ते हूं। में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तो बाप साइड पे हो गया ना, बाप साइड पे हो गया। खामखा बार-बार टाकरा होगा तो मैं क्या करूं, फिर उन्होंने इसलिए भी शायद सोचा होगा, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। चलें बढ़ते हैं जनाब आगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले और रिजवान की एक छोटा सा वीडियो yes. क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, हंसते मुस्कुराते दूसरी की तरफ देख भी रहे हैं, तो जरा वो वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं। Follow through from his big quick, he plays with the Pakistan and then he just pretends he's just going to give him a bit of a hug. I think that was the name of the game. Ball, there's the throw, yeah, give him a bit of a hug. Yeah. है जिसे कैमरे की आंख ने अक्सबंद किया, क्योंकि मैं PSL की भी ट्रांसमिशन कर रही हूँ, तो वहां पर भी जब टीम बहुत सारी चीजों को कलेक्ट कर रही होती है शुएब, इतने खूबसूरत क्लिप्स देखने को मिलते हैं, कभी नोकझोंक वाले तो कभी आपसे मोहब्बत का इजहार करने वाले। शाहीन शाह अफरीदी और उनके बारे में कहा जाता है, हारिस रऊफ के बारे में, कि शाहीन क्रिकेट ग्राउंड में कहीं पे भी हो, हारिस रऊफ पीछे से आते हैं और जब भी वो कोई विकेट लेते हैं तो उन्हें प्रॉपर्ली हक करते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। इसी तरह से शादाब खान और अपने हसन अली हैं, शादाब कहीं पर भी हो या हसन कहीं पर भी हो तो जाके दूसरे को उस तरीके से हक करते हैं, सपोर्ट है ना, सपोर्ट है। और बाजू का जब हम लोग अपने ही प्लेयर्स को एक दूसरे के खिलाफ देख रहे होते हैं ना, सरफराज को देख लेंगे बाबर आजम के खिलाफ, शादाब को देख लेंगे शाहीन के खिलाफ, तो तब तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ किसके बारे में करनी है। बट एनीवेज यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कायम भी होना चाहिए, एट द सेम टाइम जो ग्राउंड में हमें इतना प्यार, इतनी मोहब्बत नजर आती है, ये सपोर्ट नजर आती है, इसका एक अलग ही चार्म, एक अलग ही मजा होता है। चलें हमने बात PSL की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बात कोविड की नहीं करेंगे। आपको याद है हम तो प्रोग्राम का आगाज कोविड से करते हैं, और चूंकि कोविड की जो नई एक लहर है, 5th वेव है, इसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इससे बचने की ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं। तो कोविड से मजीद 29 अफराद जहाने फानी से कूच कर गए हैं। 2662 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट में, ठीक है, पहले से शरह कम हुई है, 5.62% पर अब ये शरह जो है वो आ चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये 24 घंटे के दौरान जो होने वाली अमवात है, जो शरह है, वो हमने आपके सामने रखी है। 47,307 नए टेस्ट किए गए हैं, जबकि इसमें बताया गया है कि 1,566 मरीजों की हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। हम सब उन अशखास के लिए दुआ को हैं जो कि इस वक्त ज़ेर इलाज, और कहा जा रहा है कि उनकी हालत तशवीशनाक है। अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द सेहत याब करे, क्योंकि एक ऐसा मर्ज है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि तशवीशनाक हालत में पाए जाते हैं, उनका बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दुआ फिर यही कहेंगे कि हमारे अल्फाज तल्ख हैं, शायद ये जुमले नामुनासिब उन प्यारों के लिए जिनके अपने प्यारे इस वक्त हॉस्पिटल्स में मौजूद है, लेकिन फिर भी एहतियात का दामन तो हाथ से नहीं। और ये बात इसीलिए हम कर भी रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा एहतियात की जाए कि हमारे ही आसपास, हमारे ही घर में हमारे बड़े प्यारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ऐसे प्यारे होते हैं जिनको या तो कोई और बीमारी लाहक होती है, उम्र रसीदा होते हैं, और उनके लिए कोविड वाकई ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। अगर एक यंगस्टर को उस तरह से नहीं ये मुतासर करता, लेकिन बहरहाल कोई इसका शिकार भी बन जाता है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। चलें बढ़ते हैं आगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की बात करते हैं, जिन्होंने ज़िला खानेवाल के इलाके मियां चुनू में शहरियों के हाथों शहरी पर तशद्दुद का जो वाक़या है उसका नोटिस लिया है और कहा है कि जो जिम्मेदार है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किसी मामले का नोटिस ले रहे हैं, एक ट्वीट में प्राइम मिनिस्टर ने
फिर ये भी कहा कि पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल को मैंने हिदायत जारी की है कि वो तशद्दुद में मुलव्वस मुजरिमान और अपनी ड्यूटी में नाकामी पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे और इस हवाले से पेशरफ से रिपोर्ट पेश करें। खानेवाल में शहरियों के हुजूम ने तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर शहरी पर बहीमाना तशद्दुद किया था, जिससे वो जान की बाजी हार गया। फिर खानेवाल पुलिस ने 15 मरकजी मुल्ज़िमान समेत 85 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो ये एक अहम मामला है, अपनी नौयत का एक संगीन मामला है। इससे पहले हमने श्रीलंकन केस के हवाले से भी आप लोगों से अपडेट शेयर की थी, जिसपे हुकूमत वक्त जो है खासी मुतहरिक होती हुई नजर आई और इस मामले को भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो हंगामी बुनियादों पर प्रायोरिटी लिस्ट में रखे हुए हैं कि इस तरह के जो वाकयात हैं शुएब, उनका फिलफौर तदारुक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली, चूंकि ज़ाहिर है जब भी ऐसा कोई वाकया रिपोर्ट होता है वो पाकिस्तान के किसी भी इलाके से रिपोर्ट हो, जिस तरह अच्छा एक एग्जांपल भी कोट कर दी, तो ज़ाहिर है ऐसे बहुत से वाकयात इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उस पर भी पड़ता है, जो बाहर से एक इन्वेस्टमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं उस पर भी पड़ता है, आपके इमेज पर भी पड़ता है। मजहबी स्कॉलर और इमरान खान साहब के मुआविन खुसूसी हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, उन्होंने हमें इस पर ज्वाइन किया, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा साहब, वाकयात रुकने का नाम नहीं ले रहे, जो वाकयात पहले होते आए ज़रा उस पर भी पाकिस्तान का स्टैंड सख्त रहा है, हुकूमत वक्त का स्टैंड सख्त रहा है कि इस पर हम जिस हद तक हो सकेगा काबू पाने की कोशिश करेंगे, चूँकि ज़रा बहुत बड़ा ये मसला है। अब एक नए वाक़े का रिपोर्ट होना जिस पर इमरान खान साहब ने नोटिस लिया है, अल्लामा साहब क्या समझते हैं गलतियाँ और कोताहियाँ कहाँ से हो रही हैं? सोसाइटी में इस तरह के वाक़यात ज़्यादा रिपोर्ट क्यों हो रहे हैं? जी अलामा साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी अलामा साहब से शायद राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है, कॉल डिस्कनेक्ट हुई है, लेकिन जो ही वो हमारे साथ दोबारा से कॉल पर मौजूद होंगे उनसे ये बात जानेंगे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमसे गलतियां कोताहियां कहाँ पर हो रही हैं, जरा ये इंडिविजुअली हमें खुद भी देखने और सोचने की ज़रूरत है कि दिन ब दिन इस किस्म के वाक़यात न सिर्फ हमारे मामलात बैरून मुल्क जितने भी मगरबी ममालिक हैं उनसे ख़राब करें, बल्कि पाकिस्तान में भी एक अनारकी की सूरत हाल जन्म ले रही है। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। अल्लामा साहब फरमाइएगा, ये जिस किस्म का वाक़या भी हमने खानेवाल में होते हुए देखा, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इस पर नोटिस लिया, कहा गया कि फौरी तौर पर जो मुजरिमान हैं उन्हें कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाए, लेकिन फिर सवाल की बुनियादी वजह यही कि गलतियाँ कोताहियाँ कहां पर हो रही हैं कि अंदर हम में आदम बर्दाश्त बढ़ चुकी है। अल्लामा साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? एक दफ़ा दोबारा ट्राई कर लेते हैं उन्हें कॉल मिलाने की, चूंकि ज़रा ये मामला अहम है, उसमें ये बात भी करनी इसलिए ज़रूरी है चूंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने नोटिस भी लिया है और जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है उस पर हम देखते हैं कि हुकूमत वक्त जो है बहुत सख्त स्टैंड लेकर सामने आती है। जिस तरह इमरान खान साहब ने इस मामले का नोटिस लेकर भी कहा कि जो भी जिम्मेदार हैं उनका तयन किया जाए, उनके खिलाफ फिलफौर कार्रवाई की जाए। और इसमें ये ज़रूर हमें एलिमेंट ऐड करना चाहिए ज़रिए आपके पुलिस रिफॉर्म्स की बात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने की है, और अगर अभी भी कोई मसले हैं, कोई कोताहियाँ हो रही हैं, एक यूनिफॉर्म पर्सनल से हो रही हैं, तो उसका ज़्यादा हमें ज़रा तशवीश है। दैट इज़ द रीज़न कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जो भी पुलिस एहलकार जिनकी नाकामी है, जो इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, जो जिम्मेदार हैं, एट द सेम टाइम उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चूँकि ज़ाहिर है ये मामला ऐसा, ये हसास मामला है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा बात भी कर रहे हैं, ताकि ये दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि ये आखिरी बार हो कि ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट हो, या आखिरी बार हो कि हम इस पर डिस्कशन कर रहे हों। चूँकि हमारा दीन इस्लाम एक अमन का जो है वो मज़हब है। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, क्या आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा अल्लामा साहब, थोड़ा जानना चाह रहे हैं आपसे, ये जो वाक़या हुआ खानेवाल में, इससे मुतालिक इमरान खान साहब ने नोटिस भी लिया और जो उन्होंने गुफ्तगू की, ट्वीट की, उसमें जो कहा कि पुलिस एहलकार जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ये कितना अहम है सर कि सिक्योरिटी एहलकार उनको भी मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि बतौर सरबराह इमरान खान साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त कही है, और अगर कोई इसमें किसी की भी कोताही होगी, जो सरकारी एहलकार हैं, जिम्मेदार हैं, तो उनके खिलाफ जरूर एक्शन होगा। और दूसरी बात जो खान साहब ने कही है वो भी बड़ी क्लियर है कि इस तरह की वहशत और दहशत जो है इसका सिलसिला बंद होना चाहिए, और इसके लिए जो इक़दाम भी करने पड़े हुकूमत इंशाअल्लाह ताला करेगी।
अब तक के करीब तकरीबन 85 के करीब मुश्तबा अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से जो मेन मुजरिम है वो भी गिरफ्तार हुए हैं। और मैं बतौर नुमाइंदा खुसूसी वजीर आज़म ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो एक वतीरा बन गया है कि खुद ही मुद्दई, खुद ही जो है जल्लाद और खुद ही जो है काजी, और ये नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान जो है इसका एक आइन है, दस्तूर है, कानून है, और अगर आपको कोई मुजरिम भी है तो शरीयत इस्लामिया भी ये कहती है, तमाम उलमा इस्लाम का इस पर फतवा है कि आप अदालत का रास्ता इख्तियार करें, आप कानून का रास्ता इख्तियार करें। ये जो जहालत है कि आप खुद तो नमाज भी नहीं आती, आपको कलमा भी नहीं आता है, और दूसरे एक शख्स को आप डंडे मार मार के और पत्थर मार मार के इसलिए मार दें कि ये आपके ख्याल में उसने तौहीन की है या उसने कोई ऐसा काम किया है, तो ये रवैया दुरुस्त नहीं है। आपको अगर किसी से शिकायत है, अगर किसी ने जुर्म किया भी है, तो आपको अदालत जाना चाहिए, आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, आपको कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास जाना चाहिए। और पूरी कौम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस किस्म के अफरीद से महफूज हो जाएं और इंतहा पसंदी और मुतशद्दिदाना रवैयों से, तो फिर हमें अपना अपना किरदार अदा करना होगा। हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी, उलमा अपना किरदार अदा करेंगे, और सोसाइटी के जो दीगर सेगमेंट हैं, जो दीगर तबकात हैं, उन्हें अपना किरदार अदा करना होगा। और अगर हमने इसी तरह खामोशी इख्तियार की, एक वाकया हुआ, कुछ वक्त हमने उसके ऊपर बात की, फिर सो गए, तो फिर जो है हम अपनी आने वाली नस्लों को कौन सा दीन दे के जाएंगे और किस तरह का पाकिस्तान दे के जाना चाहते हैं। तो मेरी गुजारिश है जुर्म पर खामोशी इख्तियार कर लेना इस अंदाज से कि उस मामले के फिर दोबारा से उसको फॉलो अप ना लेना, देखना ना कि सिचुएशन कहां पर पहुंची है, जो मोरद इल्जाम है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना होना, दोबारा ही फिर इस किस्म के वाकयात की जो है वो वजह बनते हैं। कोई भी बशर किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी को लाइसेंस नहीं मिला कि किसी भी मामले को देखने के बाद उसके ऊपर अटैक कर दे। ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि इसमें कानून तो हमारे पास मौजूद है, आइन की रोशनी में बहुत सारे मामलात हमें बताए भी गए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में भी बताए गए हैं, लेकिन इन पर इम्प्लीमेंट किस तरह से होना चाहिए, अवाम की आगाही के लिए क्या होना चाहिए, इस पर आपको क्या लगता है कि किस किस्म की तजवीज़ पर अमल होना बहुत जरूरी है? देखिए, गुजारिश है कि सबसे पहले तो ये है कि एक अवेयरनेस जो है वो हमें देनी होगी, और पैगाम पाकिस्तान और कौमी एक्शन प्लान के मुताबिक हमें आगे बढ़ना होगा। दूसरी बात ये है कि मैंने कल भी गुजारिश की थी बासियत चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल के मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब से। वो माशाअल्लाह हमारे नए चीफ जस्टिस बड़े फरासत वाले हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि जितने केसेस भी हैं तौहीन रिसालत के, तौहीन मजहब के मुकदमात हैं, उनमें फौरी ट्रायल हो, स्पीडी ट्रायल हो, जो मुजरिम है उनको सजा मिले, जो बेगुनाह है वो रिहा हो, ताकि ये एक जो अवाम के अंदर एक तासुर फैलाया जाता है या मौजूद है, यदि जो भी तौहीन रिसालत या तौहीन मजहब का केस आ जाता है वो इतना लंबा हो जाता है, सजा नहीं होती है, या जो भी है, इसका ये तासुर भी खत्म होना चाहिए। और आखिरी बात जो है वो ये है कि कानून की बालादस्ती हो, जो भी नफरत फैलाता है, और पैगाम पाकिस्तान पे जब तमाम मकातिब फिक्र के बड़ों ने साइन किए हैं, तो जो भी उसकी खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और कानून के कटहरे में उसे लाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अलामा साहब, एक सिर्फ सवाल करने की गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको क्या लगता है सर कि ये सिर्फ जो अदम बर्दाश्त है ये कम इल्मी की वजह से है, दीन की दूरी की वजह से है, या जो ऐसे मामलात पाकिस्तान में रिपोर्ट होते हैं आफ्टर एवरी मंथ और सो, क्या इसमें कोई फॉरेन एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं? क्या इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एनआरक्यू के ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो इस तरह के मामलात को हवा देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर इंटरनेशनल ज़ाहिर है उसकी बदनामी होती है? ये तो आपका दुश्मन जो है वो कोशिश तो करता ही है, लेकिन बाज वाकयात में उनके हाथ भी नजर आते हैं, उनका प्रोपेगेंडा भी नजर आता है, वो आग लगाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ एक पागल आदमी है, उस बेचारे फातिरुल अकल है, मजनून है, उसको जिस तरह ये खानेवाल का था उसको आप देखिए, तो इसमें हमें भी तो अकल इस्तेमाल करनी चाहिए ना। बेशक।
एक मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह ने कुरान में कहा है कि वमन दखलहु काना आमिना, बैतुल्लाह में जो दाखिल हो जाएगा उसको अमन मिल जाएगा। यहाँ आपने क्या किया है? आपने मस्जिद के अंदर एक बंदा मार दिया है, आपने मस्जिद के अंदर उसको दरख्त के साथ लटका दिया है। तो ये मैंने कहा कि मुआशरे के, और इसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, ये हमारे वकला जो कुछ करते हैं, हमारी सहाफ़ी बरादरी के लोग जो कुछ करते हैं, जो रात को हमारे टॉक शोज में बैठे हमारे सियासी जुआमा एक दूसरे के साथ करते हैं, ये कोई जाहिल तो नहीं है। ये इज्तिमाई सोसाइटी का रवैया होता चला जा रहा है, इसको रोकना होगा, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी, इसकी इस्लाह की कोशिश करनी होगी। अगर खुदा न खास्ता ये नहीं होता तो हम तो एक अनारकी की तरफ चले जाएंगे और फिर आप अपनी आने वाली नस्लों को हम क्या दे के जाएंगे, ये एक सोचने की बात है। बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा ताहिर अशरफी साहब इस मामले पर रोशनी डालने के लिए। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जहां पर रियासत की जिम्मेदारी है वहां पर रियासत इस मामले को हल कर रही है, लेकिन जहां पर हमने इंडिविजुअली इनफरादी हैसियत में अपने गिरबान में झांक कर देखना है कि हम कितने पानी में खड़े हैं, कि हमारा दीन इस अमल की हमें इजाज़त देता है। और बड़ा खूबसूरती से आपने इन जुमलों का इस्तेमाल भी किया कि मस्जिद खुदा का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। जब हम लोग मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो उससे खूबसूरत जगह पनाह लेने की कोई हो ही नहीं सकती। तो आप उस पनाहगाह को भी एक मक्तलगाह में तब्दील करें, मेरे ख्याल से इससे बड़ा जुल्म आप कर नहीं सकते बशर इंसान। एग्जैक्टली तो इसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी और भी बनती है ज़रिया एज ए सोसाइटी कि जब भी ये महसूस हो कि हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द, हमारे ही सर्कल में कोई ऐसा शख्स है जो ऐसी गुफ्तगू करता हो, जिसकी ऐसी सोच हो, जो ऐसा एक्ट कर सकता हो, पोटेंशली आपको लगता हो कि ये अदम बर्दाश्त है इसमें और ये कोई ऐसा एक्ट कर सकता नहीं। मैं एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसको इस वाक़े से नहीं जोड़ रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। चूँकि वो कत्ल व गारत के वाक़यात भी रिपोर्ट होते हैं, मार पीट के वाक़यात भी रिपोर्ट होते हैं, ऐसे बहुत से और मामले हैं जो पाकिस्तान में रिपोर्ट होते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी पे कि हम देखें, नज़र रखें कि हमारे आसपास ऐसे कौन से एलिमेंट्स, ऐसे कौन से अफराद हैं जिनके अंदर ये पोटेंशियल है जो ऐसा कर सकते हैं। तो हमें फिर उसको बताना भी है, समझाना भी है। और अगर हम ये खुद ना कर सकें तो जो एक प्रॉपर एक फोरम होता है, डेस्क होता है, या फॉर दैट मैटर जो एक प्रोफेशनल होता है, उसकी हेल्प लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चूँकि सोसाइटी में ऐसे लोगों को हेल्प की भी ज़रूरत है और ये ज़ाहिर है सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका इलाज किया जाए। मैं बात साइकोलॉजिकल इलाज की कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात कम होते होते ख़त्म हो जाएंगे। एग्जैक्टली अच्छा, यहाँ पे शुभ एक और नुक्ता इंतहाई काबिल गौर है, वो ये कि एक तरफ हमारा ही मौशरा है ना, आज आप हैं, मैं हूँ, 4-5 लोग और होंगे जो कि इस स्टूडियो में मौजूद होंगे, हम सबके अपने अपने नज़रियात हैं। कोई ये कहेगा कि हुकूमत ने सही इक़दाम उठाएगा, कोई कहेगा हुकूमत ने गलत इक़दाम उठाया। फिर हम लोग मामला पे बात करते हैं हमारी सफारती पॉलिसी नहीं अच्छी, फिर हम लोग कहते हैं कि हमारी खारजी अमूर की तरफ से कोई बेहतर इक़दाम नहीं उठाए जा रहे। आप किसी को पत्थरों से मार रहे हैं, जान ले रहे हैं, कुछ ना कुछ करते चले जा रहे हैं, और फिर आप ये सोचते हैं कि जो हमारे बड़े हैं वो जाकर किसी के सामने पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज रखें। पहले अपने घर को तो ठीक करें आप लोग, बहैसियत पाकिस्तान के शहरी एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत तो दें। क्योंकि अगर आप लोग गलतियों पे गलतियां, कोताहियों पर कोताहियां करते चले जाएंगे तो फिर इसके लिए जो जिम्मेदारान हैं, जो कि बड़े ओहदों पर फाइज हैं, फिर चाहे वो हमारे सफारती उमूर हो या हमारे खारजी उमूर हो, वहां पर हमें इन नुकसानात का फिर अजाला करना पड़ेगा। बेशक ऐसी है, बेशक ऐसी है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया। जरिए आप इसमें बढ़ते हैं जनाब आगे, और अब ज़रा बात कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस की भी करते हैं, ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल की करते हैं, और उसमें पाकिस्तान का रोल क्या होगा। चूँकि ज़ाहिर है इससे मुतालिक बहुत सी बात होती आई है कि ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर्स हैं उसमें पाकिस्तान का रोल क्या हो सकता है। तो इमरान खान साहब ने, आपको याद है फ्राइडे को भी हमने शेयर किया था, जो डॉक्टर एरिक को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, और लेकिन अब जो CNN को इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया उसमें एक दफ़ा फिर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का रोल क्या होगा। हम गैर जानिबदार रहेंगे, गैर जानिबदारी रखेंगे। कोई भी अगर कैंप बन रहा है, कोई भी ग्रुप बन रहा है, कोई भी नई एसोसिएशन बन रही है, तो पाकिस्तान उसका साथ उस तरीके से नहीं देगा कि वो किसी और के खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। माजी में अगर ऐसा होता भी आया तो अब ऐसा नहीं होगा। ये बहुत ज़रूरी था, ये पैगाम देना इंटरनेशनल कम्युनिटी को, ये बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी वाज़े करे। इस्लामाबाद में साबिक सफ़ीरों और थिंक टैंक्स के साथ जो मुलाकात हुई उसके दौरान भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा कि जो PTI गवर्नमेंट है उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज़्यादा
क्लियर है। एग्जैक्टली मजीद उन्होंने ये भी कहा कि हम सबके साथ ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं, किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि इन हालिया दौरे चीन तेजी से बदलते हुए आलमी सियासी नक्शे के हवाले से एक इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा था। मुलाकात में आपको बताएं कि वफाकी वज़रा और वज़ीर-ए-आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी भी मौजूद थे और बहुत से अहम मामला थे खत्ते में होने वाले जिन पर गुफ्तगू की गई। डेफिनेटली जब आपने कहा ना प्राइम मिनिस्टर ने कि हम लोग किसी एक अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि रिसेंटली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चीन का दौरा किया है और इस महीने के आखिर में रशिया का जो दौरा है वो प्लान किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से। 2 से 3 रोज पर ये जो दौरा है वो मुहित होगा और अभी वजारत खारजा की जानिब से इस पर बाकायदा तौर पर कोई तफसीली एलामिया जो है वो जारी नहीं किया गया, लेकिन ये जरूर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जल्द ही रूस का दौरा करने वाले हैं। एग्जैक्टली ये दौरा बड़ा अहम होगा, रीजनल कॉपरेशन के लिए बहुत अहम होगा, बट एट द सेम टाइम अगर कोई ये तासुर ले या ये तासुर दिया जाए कि यहाँ पे कोई रीजनल बनने जा रहा है जो कि वेस्ट के खिलाफ है, तो ऐसा कोई मामला है नहीं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब क्लियर कर चुके हैं कि पाकिस्तान एक अच्छा किरदार अदा करने की कोशिश करेगा, जिसमें उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा भी था कि 1970 में जो पाकिस्तान का किरदार था, पाकिस्तान वो किरदार फिर से अदा करेगा। बट अभी हालात थोड़े से मुख्तलिफ ज़रूर हैं, बट इमरान खान साहब की ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है कि पाकिस्तान एक मीडिएटर का, एक फैसिलिटेटर का रोल अदा कर सके, ताकि जब हम बात दुनिया की करते हैं तो वहाँ पर कोई सर्द जंग मंडलाती हुई दिखाई ना दे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बात हो तो इंसानों की हो, बात हो इंसानियत की, बात हो मोहब्बत की, बात हो पॉवर्टी लाइन से लोगों को ऊपर ले जाने की। तो जब इतने प्यार और मोहब्बत की बात इमरान खान साहब करते हैं तो एक और बात भी है जो उनकी तरफ से की गई है, और वो भी बड़ी प्यारी सी बात है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जंगली बिल्ली बचाने और उन्हें मागला की पहाड़ियों पर मुहित नेशनल पार्क में वापस छोड़ने पर मैं महकमा जंगली हयात को खैराज तहसीन पेश करता है। तो बड़ा ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया उनकी तरफ से। और इसमें हमने ये भी देखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने जब अपना ट्विटर पैगाम जारी किया तो उसमें उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि हम पाकिस्तान में जंगली हयात को बचाने और सयाहत को फ़रोग़ देने का पुख्ता अज़्म किए हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद के मागला हिल्स नेशनल पार्क में महकमा जंगली हयात की जानिब से लेपर्ड कैट्स जो हैं उनको बचाए जाने और छोड़ने की वीडियो भी शेयर की है, जो कि आपको हम बता रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं कि साइड विंडो में अभी तो वज़ीर-ए-आज़म की ट्वीट चल रही है, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखा भी रहे थे। ये कुछ उसका एक अक्स है, वो हम आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। एग्जैक्टली, लेपर्ड कैट्स बहुत प्यारी वैसे होती हैं और ज़ाहिर उनको बचाने की ये कोशिश थी। और फ्लफी सी है, वो बता सकते हैं जिसने खेला हो, उसके साथ मैंने नहीं खेला, मुझे प्रोड्यूसर साहब हमारे काम में बता रहे फ्लफी सी और खूबसूरत सी। ठीक है जनाब, बढ़ते हैं आगे और पाकिस्तान सिटीजन रिपोर्ट करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। जितने महकमे हैं, जितने इदारे, उनके खिलाफ पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर गुज़श्ता साल दर्ज की गई 15 लाख शिकायत में से 2,38,000 से ज़ायद शिकायत को दोबारा खोलने की हिदायत कर दी गई है। दैट मीन्स कि लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्होंने कहा होगा कि हम मुतमईन नहीं हैं, तो अब उन शिकायत को दोबारा से खोलने का फैसला किया गया। और ये एक अच्छा फैसला, जो कि लोग कहते हैं कि जब पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर जाकर कोई शिकायत दर्ज कराते हैं तो वो शिकायत मुतालिका महकमे को रेफ़र कर दी जाती है, तो उनके डैशबोर्ड पर शायद आता है कि ठीक है जी मुतालिका हुकाम को हमने बता दिया और वो ये इस मामले को देखेंगे। लेकिन जब लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, चूँकि अगर किसी इदारे के हवाले से शिकायत हो और वही इदारा उसको ठीक कर रहा हो, तो फिर सवाल उठता है कि पर पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का क्या रोल होगा। तो जनाब रोल ये है कि वो उसको देखता है, वो एक ऐसे मामले को छोड़ता नहीं है जिसमें एक शहरी जो है वो कहे जी आई एम नॉट सेटिस्फाइड। एग्जैक्टली और इसकी अच्छी मिसाल हमें इसलिए भी देखने को मिल रही है कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने हवाले से, अपनी पार्टी के हवाले से यही रवैया चाहते हैं, याद ना वो 4 हल्के खुलवा दिए थे, ठीक है ना, तो ऐसे कैसे नामुमकिन हो सकता है कि जो आपकी शिकायत हैं और अगर आप उनसे मुतमईन नहीं हैं, उनके हल से मुतमईन नहीं हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म आपका कहा ना माने। लिहाजा शिकायत कुरंदगान की जानिब से मनफी रद्द-ए-अमल मौसूल होने के बाद किया ये फैसला, और रिलीफ से मुतमईन नहीं थे हमारे शिकायत कुरंदगान या फिर जिन्हें इन शिकायत पर अधूरा रिलीफ मिला, उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एक बार फिर से जरा ये खोलें शिकायतों का बोरा और देखें इसमें कि किसकी कौन सी ऐसी शिकायत है जिस पर वो मुतमईन नहीं नजर आ रहा, क्योंकि आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ ये एक उसी की ही एक प्रैक्टिकल
चीज़ है जिसको हम लोग होता हुआ देख रहे हैं, और डेफिनेटली इसके मुस्बत नताइज जो हैं वो इंशाल्लाह हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि आपकी जितनी भी शिकायत है उनका फौरी तौर पर अजाला किया जाएगा। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि वो शिकायत को मेरिट पर निपटाने के लिए अपनी निगरानी में इन शिकायत का असरनो जायजा लें, और फिर साथ ही साथ वफाकी सेक्रेटरीज हों, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज हों या फिर इंस्पेक्टर जनरल्स हो, पुलिस डिपार्टमेंट, इन सबको हिदायत जारी की गई है कि वो महकमों के सरबराहान के साथ खुसूसी तौर पर मुलाकातें करें। बिल्कुल, दोबारा खोली जाने वाली शिकायत हैं उससे मुतालिक अफसरान को खास तौर पर हिदायत के साथ भेजें ताकि शिकायत को मेरिट पर निपटाने के लिए उनकी निगरानी में उनका असरनो जायजा लिया जा सके। That clearly shows that your feedback matters। जो आप फीडबैक देते हैं पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर अपनी शिकायत के बाद, that matters। चलें, बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन से मुतालिक भी खबर है हमारे पास, क्विकली आपके साथ शेयर करते हैं। कैसे वो स्कूल के बच्चों के साथ खेल रही हैं, वो नई वीडियो है जो वायरल हुई है, नन्हे बच्चों के साथ फलों के कबाब बनाती दिखाई दे रही है। कभी सुना आपने? मैं भी यही कहने लगी थी, फलों के कबाब। आप देखना, बड़े मजे की वीडियो है। आपके घर में तो बन भी सकते हैं। एनीवेज आप वीडियो देखें। ये हमें आवाज Actually, even just to each other, because actually To each other, that's what we're doing. Mama, Don't you put another Mama, one put another one, see? on? You can try and put another one on. Yes. You can eat it. Should we cut it out fast? It's so delicious, yeah, with all the food around. Yes. I'm surprised any of it's still left on. ये बात ज़रियाब ने इससे पहले इसलिए की थी क्योंकि मेरे घर में बनता है फीका खाना बच्चों की वजह से, हम सब फीका ही खाना खाते हैं। हमने स्पाइसेस अपनी जिंदगी से माइनस कर दिए हैं। इसलिए शुएब, कभी भी अगर आपने हम लोगों को अपने घर खाने पे इनवाइट करना तो घर में मत बुलाइएगा, बाहर बुलाइएगा। नहीं, मैं घर पे ही बुलाऊंगा और मैं 2 तरह के खाने बनाऊंगा। एक ही खाने बनाने के बाद जैसे मिर्च मसाले डालूंगा तसल्ली से ना, ये खाओ कच्चे मसाले, खाओ मिर्च मसाले। हम चाहते हैं सही भुना हुआ खाना बने और हम लोग अच्छे स्पाइसेस के साथ खाएं, क्योंकि जो आपके बच्चे हैं वो तो हमें कुछ खाने की इजाजत देंगे नहीं। क्योंकि शुएब जो अपना सैंडविच में लेकर आते हैं ना, उफल्ला जैसा वो सैंडविच होते हैं शदीद किस्म का फीका, कि मैं खुद हैरान होती कि कभी कभी मैं ये बोलती हूँ कि शुएब हो सकता है कि मेरा का लंच बॉक्स तो गलती से आपको उठा लाए। इन्होंने कहा नहीं सर, यार जो उनके लिए बनता है वही मेरे लिए बनता है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जो आप लोग कभी कभी टेस्ट करते हैं और आप कहते हैं फीका है, ये बच्चों के लिहाज से थोड़ा स्पाइसी होता है। इसमें तो एक सॉस मेरी वाइफ ऐड करती हैं तो फिर भी जाके मामलात यहाँ पर रुकते हैं, आदत नहीं रही ना। अच्छा, मेरी अम्मी भी कभी मेरे घर आए तो वो कहती हैं बड़ा फिक्का तुम खाने हो, तो वो फिर ऊपर से कुछ ना कुछ चाट मसाला कुछ और डालते हैं। मैं कहता हूँ हम हेल्दी खाते हैं ना, हम नहीं खाते स्पाइसी। हाँ, जहाँ पे मैं फीके की बात करूँ, इसमें भी मैं कहूँगी कि 110 मार्क्स में देती शुएब को। ऑर्गेनिक फूड बहुत ज्यादा खुद भी खाते हैं और अपने बच्चों को भी सबसे ज्यादा यही वो करते हैं। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि जब भी हमारे पास फूड न्यूट्रिशनिस्ट आती हैं या डाइटिशियन आती हैं, हम अक्सर बात कर रहे होते हैं नहीं चीनी के इस्तेमाल के हवाले से कहते हैं कि पहले खुद तो वो काम कर लो, वो खुद अमल तो दोहरा लो, फिर उसके बाद आप किसी को कहना। तो वाकई चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल ये ज्यादा करते हैं और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। इवन मैं खुद बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस हूँ, तो ये कुछ चीजें वो छोटी छोटी चीजें जिनको आप बच्चों को बचपन से आदत डाले ना, तो वो साथ साथ लेते हुए बड़े होते चले। एग्जैक्टली नहीं, ये वाकई हमारी कोशिश रहती है कि शहद का ज्यादा इस्तेमाल हो या ब्राउन शुगर हो जाए, गुड़ का इस्तेमाल हो जाए, लेकिन रिफाइंड शुगर हम कोशिश करते हैं अवॉइड करें, और स्पाइसेस तो हम अवॉइड करते ही हैं। और अभी ये 4 दिन पहले ही मेरे साथ घर में हुआ है, मेरी बहन आई हुई है और उसने कस्टर्ड बनाना था। मुझे तो कॉल नहीं की, घर में दूसरी बहन को कॉल करके पूछा कि ना इसमें ना कितने चीनी के चम्मच डालें, तो उसने कह दिया कि 9 चम्मच डालें। अच्छा, अब मेरे घर में चीनी नहीं होती क्योंकि मैं रिफाइंड शुगर इस्तेमाल नहीं करती। अब उसको शक्कर नहीं मिल रही थी, वो गई है शॉप पर और जाके उसको कहती है कि चीनी दीजिए। वो कहता है कि सिर्फ इतनी जो कस्टर्ड में डाल सकूं। कहते कितनी 9 चम्मच। 9 चम्मच उसने सीरियसली 9 चम्मच बोरी में से निकाले और उसमें डाले। नीचे कोई छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर था और फिर जब उसने मुझे फोन किया तो ये भी हमें बहुत मिस्टेक में 9 चम्मच चीनी कितने की मिली? उसके बाद मुझे महक असलम बहुत याद आई थी। ना याद करें, हमें फिर और बड़े मामलात याद आते हैं, हमारी पुरानी साथी हैं। चलिए, जाहिर है जो कम किचन में जाएं तो ये हो जाता है, दैट्स फाइन। बढ़ते हैं जनाब आगे। कौम के लीडर सरदार अब्दुल रहमान रब रिश्तनर साहब को याद करते हैं। पाकिस्तान बनने में उनका खासा किरदार है। उनको बिछड़े 64 बरस बीत गए हैं। उनके हवाले से एक रिपोर्ट है हमारे पास, उनकी खिदमात से मुताल्लिक, आपको दिखाते हैं।
सरदार अब्दुल रब निश्तर मुसलमानों का दर्द रखने वाले एक ऐसे रहनुमा थे जिन्हें कायदे आज़म की रफाकत और उनके काबिले एतमाद साथी होने का शर्फ हासिल हुआ। कैंप पाकिस्तान के बाद वो पाकिस्तान की पहली काबीना का हिस्सा बने और पंजाब के गवर्नर भी रहे। सरदार अब्दुल रब निश्तर 13 जून 1899 को पेशावर में पैदा हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की। इनकी सियासी जिंदगी का आगाज इंडियन नेशनल कांग्रेस से हुआ, मगर हिंदू रहनुमाओं के अज़ाइम और मुसलमानों से उनके तासुब को देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। 1946 में मुत्तहदा हिंदुस्तान की आर्जी हुकूमत में उन्होंने वजारत मवासलात की जिम्मेदारियां भी संभाली। क़याम पाकिस्तान के बाद नई मुमलिकत को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए दीगर अकाबरीन और रहनुमाओं के साथ मिलकर जिम्मेदारियां निभाई। 14 फरवरी 1958 को तहरीक पाकिस्तान के इस अजीम रहनुमा ने कराची में वफात पाई। जिंदगी के आखिरी अयाम में वो मुस्लिम लीग की सदारत कर रहे थे। सरदार अब्दुल रब निश्तर कराची में कायदे आज़म और लियाकत अली खान के मज़ारात के नजदीक अहाते में मदफून हैं। चलें, ये तो बात हमने की 14 फरवरी की। ज़ाहिर 64 बरस बीत के सरदार अब्दुर्रहमान रब निश्तर साहब हमसे बिछड़े हुए, लेकिन कल 13 फरवरी उसके हवाले से भी हमने सोचा थोड़ी बात की जाए। लाहौर मॉल रोड पर होने वाला खुदकुश बम धमाका याद है आपको? इसको 5 बरस बीत गए हैं। वो अफसोसनाक वाक़या जिसमें आला पुलिस अफसरान और अहलकार समेत 13 अफराद शहीद हुए थे, ज़रा उनको भी याद करें। जो कल हमारा शो नहीं था, वी थॉट कि हम आज इस पर बात करें। हमारे रिपोर्टर हैं वसीम सज्जाद साहब, एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। एक खुदकुश बमबार ने माल रोड पर फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ पुलिस अफसरान और अहलकारों के दरमियान पहुंचकर खुद को उड़ा दिया। लाहौर के CTO कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन और SSP जाहिद गोंदल समेत 13 अफराद इस धमाके में शहीद हुए। दोनों अफसरान माल रोड पर होने वाले मुजाहरे के दौरान फ़राइज़ की अंजामदही में मसरूफ़ थे। इस दिलखराश वाक़े की तल्ख़ यादें आज भी अहले लाहौर को गमगीन किए हुए हैं, जिसमें बेगुनाह शहरियों के साथ साथ पंजाब पुलिस के बहादुर अफसरान समेत 5 अहलकारों ने खुद को वतन पर कुर्बान करके मिट्टी से मोहब्बत का कर्ज उतारा। पंजाब पुलिस ने पुलिस अफसरान और नौजवानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए वीडियो पैगाम भी जारी किया है। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, ऐ राहे हक के शहीदों। कौम के महफूज मुस्तकबिल के लिए खुद को कुर्बान करने वाले ये शोहदा हमारा हकीकी सरमाया है और पूरी कौम इनको सलाम पेश करती है। वसीम सजाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। PCB करवा रहा है क्रिकेट ट्रायल्स पूरे पाकिस्तान के लिए। ये है हर होनहार क्रिकेटर के लिए अपनी किस्मत आजमाने का सुनहरी मौका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये आपके लिए हमारे गांव की सौगात। सौगात तो ले आए, लेकिन जूते लाना भूल गए शायद। भाई जूते हम दे देंगे, तुम आओ अपने टैलेंट दिखाओ ना। हमारे सितारों का भी लेवल है। गेम ऑन है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, सुबह पाकिस्तान में आज
थोड़ा सा होगा म्यूज़िक का तड़का भी। और जिस मेहमान शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, बल्कि ये कहते हैं कि फैमिली हमारे पास मौजूद है, पीटीवी की फैमिली भी है और ज़ाहिर है एक फैमिली भी है जो हमारे साथ मौजूद है। जनाब, हम बात कर रहे हैं अंजुम शहबाज की और महर अंजुम की, उनको हम वेलकम भी करते हैं। 1981 में अंजुम शहबाज साहब ने मौसीकी की दुनिया में कदम रखा। फ़न की बदौलत पाकिस्तान टेलीविज़न ने नेशनल इलाकाई अवार्ड अपने नाम किए। इसके अलावा मौसीकी के कई मुकाबले अपने नाम कर चुके हैं और जो मुकाबले हो रहे होते हैं उसको जज भी कर रहे होते हैं माशाल्लाह। महर अंजुम साहबजादी 2016 में बेहतरीन गुलकार का सदारती अवार्ड अपने नाम किया। पीटीवी स्पोर्ट्स के लिए साल 2018 में फीफा वर्ल्ड कप और 2019 में आईसीसी वर्ल्ड कप का गाना गाया और बहुत से ओएसटीज़ में उनकी आवाज़ आप सुनते हैं। और आज इस प्लेटफॉर्म से उनकी आवाज़ हम आपके सामने लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोनों को जी, कैसे हैं आप? गुफ्तगू से पहले मुझे कॉम्प्लीमेंट दिले दे। मैं उस वक्त तक कंफ्यूज थी एंड बिलीव मी माशाल्लाह यू टू यंग सर, आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। और मतलब मैंने कि ये कंपेयर करना मेरे लिए कि बाप बेटी का रिश्ता है, मेरे लिए थोड़ा सा कहते हैं ना कि माँ बेटी दोस्तें लगती हैं आपस में, तो आप लोग भी हंसते मुस्कुराते मामा को यकीन नहीं आता कि बाबा को अक्सर ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि आपके बड़े भाई लग रहे हैं। मामा कहते हैं नहीं एमीना बनो मेरे सामने, तुम लोग शोखियां मारो। आप मिसेस अंजुम आज ये बात ना मैं आपको खुद से कह रही हूँ कि वाकई सर ऐसे लगते हैं। बल्कि वो कहीं जाए कह देंगे ना अंजुम भाई, तो लोगों ने कहना हाँ ठीक है ये छोटी बहन ही है साथ, बल्कि अब कह लिया करें, ये भी खुश हो जाएंगे ज़्यादा। अच्छा, पहले शुभ ऐसा होता भी था, शायद आपको भी याद हो कि घर के बच्चों के सामने उनको कोई कहता था ना भाई, मामू या चचा, तो वो अपने फादर को चचा कहना शुरू कर देते थे, मामू कहना शुरू कर देते थे, किसी को भाई कहना शुरू कर देते थे। मेरी वाइफ कहती है अपनी अम्मी को बाजी, और हम सबको भी आदत है हमने बाजी कहते हैं। है वो मेरी सास, लेकिन हम बाजी कहते हैं उनको, उनकी आदत है इसी तरह कहने की। ज़बरदस्त सर, थोड़ा सा आते हैं आगाज़ से, इससे पहले कि हम बहुत सी फरमाइशें आपके सामने कर दें। थोड़ा मौसीकी के आगाज़ 1981, ज़ाहिर है खासा लंबा अरसा, तकरीबन 4 दहाइयाँ हैं। तो इन 4 दहाइयों का सफ़र कैसा रहा? इस पर जाने से पहले आगाज़ कैसे हुआ, इस पर आते हैं। और आपने तो कोई जॉनरा ही नहीं छोड़ा। यस शोएब, मैंने अपना जो कैरियर था वो लाहौर टेलीविज़न से, पाकिस्तान टेलीविज़न से स्टार्ट किया था। हम कलियां हम तारे, एक प्रोग्राम बच्चों का होता था। हम चाइल्ड स्टार, हमारी स्कूल की क्वायर वहाँ जाया करती थी परफॉर्म करने के लिए। तो खलील अहमद साहब उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तो वहाँ बहुत काम किया फिर उसके बाद बाबा की जब पोस्टिंग इस्लामाबाद होगी तो यहाँ आए, तो यहाँ चकलाला टेलीविज़न पे सिर्फ एक पुतली तमाशा प्रोग्राम चल रहा था अंकल सरगम का। बिल्कुल। तो उसमें कुछ सॉन्ग मेरे हिस्से में आ जाते थे, कुछ वो जो थी कराची की आर्टिस्ट आजकल, वो क्या नाम है उनका, बुशरा अंसारी। जी। बुशरा अंसारी कुछ सिंग करते थे कुछ में। तो फिर ऐसे ग्रेजुअली चलता रहा सिलसिला। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान टेलीविज़न यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो यहाँ से बहुत काम किया। फिर इसी स्टूडियो में, ये मेरा सेकंड घर है, मुझे पीटीवी अवार्ड भी मिला और बहुत अच्छा। और आज तो नॉस्टैल्जिया होगा पूरे स्टूडियो की वजह से। बिल्कुल, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आई कम ओवर हियर, बहुत अच्छा लगा। और आप जैसे आउटस्टैंडिंग कंपेयरर्स से मिलकर और भी ज़्यादा अच्छा। थैंक यू वेरी मच। सो वेल एंड आज हमारी ये विश पूरी हो गई। थैंक यू। महर, आप बताइए, सर ने 1981 में अपने करियर का आगाज किया, आपने बाबा को देखकर इस चीज को पिक किया और हाँ जरा बेसिकली देखें ना, बचपन से ही घर का माहौल बाबा को देख देख के मैं इंस्पायर होती थी। और दूसरी चीज़ मुझे बड़ी एक इंस्पायर करती थी कि जब भी बाहर हम जाते थे कुछ शॉपिंग वगैरह करने, तो बाबा को लोग पहचान लेते थे। तो लोग जो चीज़ 500 की है तो वो कहते सर हम तो आपके फैन हैं, ये आपके लिए फ्री में, आप बिल्कुल इसकी पेमेंट भी ना करें। तो वो जो रिस्पेक्ट होती थी ना, वो मुझे बड़ी इंस्पायर करती थी बचपन से ही। तो मैं कहती मैं बाबा मैंने भी सिंगर बनना है। बाबा कहते हैं बेटा क्यों बनना है सिंगर, मतलब क्या आपको इंस्पायर करते हैं? मैंने उन्हें ये बताया कि बाबा जिस तरह लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे भी इस तरह पहचाने। तो कहते मेरे बाबा ने मुझे एक बात सिखाई है कि बेटा इस काम में मैंने इज्जत कमाई है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और दूसरा कि जब आप सिंगिंग कर रहे हो, सुर लगाओ तो ऐसा सुर लगाना कि चलते हुए कदम रुकें। ये ना हो कि चलते हुए कदम रुक के कहे यार ये कब चुप करेगी। कहते कि रुक के सुने, इस तरर की मतलब मेहनत लाजमी करनी। वजह यही थी या बचपन में लोरियां भी बाबा ने बहुत सुनाई है? सुलाया बहुत है वो तो। हाँ वो तो जाहिर है, obvious सी बात है। यानी माँ ने नहीं सुलाया, आपने गाने गा गा के उन्हें सुलाया है। बिल्कुल। जबरदस्त। और OSTs का ज़्यादा आपका फोकस है? बिल्कुल। OSTs बेसिकली एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल होता है जिसमें आपके पास रोमांटिक सॉन्ग्स भी होते हैं। और मेरे OSTs को तो तकरीबन मिलियन व्यूज़ भी क्रॉस किए हैं, जिसमें हमारे पास खुदा और मोहब्बत का न्यू वर्जन जो मैंने ये क्रिएट किया था उसके 3 मिलियन माशाल्लाह व्यूज़ हो गए हैं। उसके अलावा धानी OST का रिप्राइज वर्जन किया था।
तो मैं हमेशा कुछ ना एडिशनल अच्छा, चीज मुझे अंदर नहीं ऐड पता था खुदा और मोहब्बत आपका। हाँ, मुझे भी आज पता चला। और उसके तो वाकई यू राइट 3 मिलियन हाँ। व्यूज है उसके। ये सुनना है मुझे, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के सुन ले जरा। आगे चल के इंतजार में से हो नहीं, अभी तो आप लोगों के लिए एक ये भी सरप्राइज जानना भी है। है। सरप्राइज हाँ, वो उस पे भी आते हैं। आपको ये लगता है कि पाकिस्तान, अच्छा मैंने ऐसे महसूस किया पाकिस्तान में रोमांटिक ओएसटीज कम है, दुखी दास्तानों वाले ओएसटीज ज्यादा हैं। आपने इस चीज को फील किया है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल 80% आपको दुख भरी दास्तान, कोई रो रहा है, कोई एक्चुअली वो स्टोरी पे बेस्ड स्टोरी पे बेस्ड होता है ना। वो ऑडियंस जब को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा तो दुख ड्रामा बना ही ऐसा है तो फिर वो सॉन्ग भी तो उसी क्योंकि हर एक इंसान की जिंदगी में इतने दुख हैं, तो वो जब ड्रामा देखते हैं तो खुद को भी उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, इसलिए। क्या बात है, जबरदस्त। हर्डल्स आप उनको तो ज़रा नहीं आई, चूंकि ज़रा फादर की सपोर्ट थी, एक माहौल ऐसा मिला, लेकिन आपको हर्डल्स आई या आपको भी नहीं आई? शोएब मत पूछो कि मेरे, क्योंकि इसमें मुझे एक दर्द महसूस हुआ है कि आप बड़ी दर्द हुई है। मुझे मेरे जो ग्रैंडपा थे वो क्योंकि ऑफिसर कमांडर थे आर्मी के, ओके, तो उनकी कोशिश, आई डोंट नो कि क्या मसला था कि किसी गवैये ने उनको कोई बुरा भला कह दिया था। उनको तो गाने से इतनी चिढ़ थी ना, वो मुझे कहते थे हमेशा, ओए ये केड़ा काम शुरू कर देता है। मतलब तकलीफ का पहला मरला घर से शुरू हुआ था। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है वो। क्योंकि मेरे जो कजन्स थे, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई फौज में था, तो वो उनकी यही ख्वाहिश थी कि फौज में जाए। और उन्होंने मेरे लिए बड़े ऐसा वो बना भी दिया एक सिनेरियो ना, काकूल के पास एक उनका ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर मुझे भेज दिया, भाई तुम्हारा वहाँ पर वो इंटरव्यू है, चलो जाओ और जाके ज्वाइन करो, इनिशियल स्टेज है कैप्टन की, वो कैप्टन बन जाओगे, फिर आगे तरक्कियाँ होती जाएंगी। मैं वहाँ पर बड़े टूटे टूटे दिल से पहुँच तो गया। आगे मैं गया तो बड़ा पुरस्कून माहौल था उस वक्त उनका एक फौजी बैठे हुए बांसुरी बजा रहे, शोएब इतनी बेसुरी बांसुरी, ओ मेरे सांवरिया बांसुरी, मैं क्यों इंज बजाई दी? वो कहता सर तानू आंदी? मैं कहा इधर फड़ा। मैंने बांसुरी लेकर ना वो सुन वंजेली दी उससे शुरू किया, तो उनके जितने फौजी ड्यूटी पे थे ना, वो गन्ने साइड पे रख के तो मेरे इर्द गिर्द एक दायरा सा बनाकर बैठ गए और सुन रहे हैं मुझे। अब जिस कर्नल साहब ने मेरा इंटरव्यू करना था वो ऐसे इंटर हुए हैं, अपने पीए से कहते ये कौन है? उन्होंने कहा सर वो ऑफिसर कमांडर साहब का पोता है जिन्होंने सो फोन किया था। कहते हो इनू नहीं रखना? वो कहते क्यों? कहते इन्हें तो आंदे जवाना नू बांसुरी तो लाता है, तो बंदूका छड़ के बांसुरियां फड़ लेंगे। और फिर मैं वो उनका मैंने लिटरली शुक्रिया अदा किया उन कर्नल साहब का, क्योंकि GHQ में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, PTV की उसे वो कर रहा था, आरफ राना साहब उसके प्रोड्यूसर थे, तो खालिद सिद्दीकी साहब उस म्यूज़िक कंडक्ट कर रहे थे। मैंने वहाँ पर परफॉर्म किया, तो वहाँ पर मुझे ना आर्मी वालों का एक शील्ड होती है स्पेशल, वो मिली। जब वो मैं लेकर घर आया तो दादा उस वक्त सो रहे थे, मैंने ड्राइंग रूम में रख दी। सुबह दादाजी उठे, ऐसे देख के कहते ओए ये तो फौजियां नूं मिलदा, तेनों कित्थों मिल गया? मैं कहा तुसीं भी गाना सीख लेंदे, तानूं भी मिल जाना सी। मतलब बड़ी अच्छी यादें रही हैं, और ये बहुत अच्छा है जिसमें आपकी लगन हो, जिसमें आपका पैशन रिलेट कर रहा हो, आपको वही शोभा चुनना चाहिए। बाद का फिर ये तो होता है कि गधे के उस पे आपने किताबें ला दी और फिर ना वो अपने लिए कुछ कर पाता है ना वो मुआशरे के लिए कुछ कर पाता है। अब आज आपकी वजह से मतलब पाकिस्तान में ज़रिया पता क्या, देखो ये एक अंडरस्टूड है कि कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि उसका जो बच्चा किसी गलत फील्ड में जाए। और हर देखो आप कितने पेरेंट्स हैं, कोई चाहेगा कि जी ओदा बच्चा सिंगर बन जाए या वो आर्टिस्ट बन जाए? वो कहते नहीं, आर्टिस्ट की हमारे मुल्क में यहाँ आई एम सॉरी टू से दैट इतनी ज्यादा पजीराई नहीं है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं शोज करने के लिए, वहाँ जिस तरह हमें वो रेड हैंडेड वेलकम करते हैं, यहाँ पर वो सिलसिला नहीं। यहाँ तो मैं आपको क्या बताऊँ कि आर्टिस्ट, जब मेरा शादी होने लगी, बड़ी जबरदस्त एक बात बताता हूँ। मेरे मामू जी ने पूछा बाबा से मुंडा करदा की? वो कहते जी आर्टिस्ट है। वो कहते ले असी कुड़ी भुखी मारनी? नहीं कोई नहीं। आर्टिस्ट का तो यार भुखी मारी तो नहीं ना। नहीं मारी नहीं है, बाद में जब देखा है वो बहुत अच्छा रहा सिलसिला। लेकिन ये सिलसिले यहाँ पर तो ऐसा बस आर्टिस्ट की वो पजीराई है नहीं, वो पजीराई ये मुश्किलात हैं ज़रूर। एक सवाल करते हैं, फिर जो हम ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हमें बहुत कुछ इनसे सुनना है। OSTs मैं जिस तरह कहा ना कि आप दोनों ने कोई जॉनरा छोड़ा नहीं, तो वो वर्ल्ड कप हो या फीफा की बात भी मैं कर ले तो ICC, ये नहीं आपने ना फुटबॉल को छोड़ा ना क्रिकेट को छोड़ा, तो वही तजर्बा कैसा रहा? फीफा वर्ल्ड कप सॉन्ग जब मैंने सिंग किया PTV स्पोर्ट्स के लिए, बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल था, क्योंकि वो एक इंग्लिश सॉन्ग था। मैं हमेशा से क्लासिकल गाती थी, तो मेरे लिए एक चैलेंज भी था। Okay. तो मैंने उसको जब
गाया तो ऑडियंस का रिस्पांस इतना पॉजिटिव था और इतना अच्छा मुझे रिस्पांस आया। लोग कहते हैं कि यार ये पाकिस्तान की शकीरा है। कहते लगता ही नहीं है कि मतलब महर अंजुम जो कि क्लासिकल सॉन्ग्स गाती है शुरू से ही, तो वो इस तरह का भी गाना गा सकती है। उन लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग मैं लिस्ट बना लूं कि ये हमने सुनना है, ठीक है। तो ऑडियंस का बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला। तो उसके बाद फिर आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए भी मुझे पीटीवी ने कहा कि ये सॉन्ग भी आप ही करें। जबरदस्त, चलें जी, बिल्कुल ठीक है। गुफ्तगू का सिलसिला रोक रहे हैं यहाँ पर, म्यूजिक का तड़का लगेगा, ब्रेक के बाद लगेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे नाजरीन, हमें 10 बजे की न्यूज़ हेडलाइंस की ब्रेक लेनी है, उससे वापस आएंगे। मेहमान भी यहीं पर हैं, हमारी लिस्ट तैयार है। अगर आप ही को लिस्ट है, सुबह पाकिस्तान के पेज पर जाकर हमें वो आप मैसेज करें, हम कोशिश करेंगे कि वो गाना भी इनसे ज़रूर हम फरमाइश करें। खुदा और मोहब्बत तो पक्का है, एक सरप्राइज़ है जो कि मुझे पता है कि सरप्राइज़ है, लेकिन आपको भी मैं बताऊँगा नहीं, ब्रेक के बाद बताऊँगा। स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद, और जो हम करते हैं वादा वो करते हैं पूरा। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अंजुम शहबाज साहब और उनकी बेटी महर अंजुम। मैं बार बार कहूँगा ताकि कोई अगर ये सोच रहे बहन भाई है तो पता चले कि ठीक है, लगते हैं नहीं है, वेरी वेल मेंटेन माशाल्लाह। और हम कर रहे थे हेडलाइंस, वो कर रहे थे रियाज। वैसे रियाज के लिए आप लोग भी सुबह का वक्त ही चुनते हैं? हाँ, या सुबह पाकिस्तान का वक्त चुनते हैं? सुबह पाकिस्तान का वक्त। ठीक है, अच्छा, बिकॉज हमारे पास बीच में कुछ और मामलात भी आते रहते हैं, तो हम कहीं पे डिस्टर्ब भी आपको करेंगे। खुदा और मोहब्बत पे अगर थोड़ा सा आ जाए 1 मिनट के लिए, कुछ वो सुनते हैं। खुदा और मोहब्बत का जो ओएसटी आपने इतना खूबसूरत गुनगुनाया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तेरे दीवानेपन को क्यों हमने झुठलाया, चैन मिले ना हमको जब से है ठुकराया, ठुकरा के तुमको अब तो हर पल तड़पते हैं, तेरी मोहब्बत को हम हर घड़ी तरसते हैं, मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां, करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। जबरदस्त जी, क्या बात है। चलें यहाँ थोड़ा सा इनको रोकते हैं अभी, इससे पहले अगली फरमाइश करें। नाज़रीन को हम बराह रास्त लेकर चलेंगे जहलम पिंड दादन खान, जहाँ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन आपसे कुछ लम्हात में मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। जो ऑनगोइंग सिचुएशन है, ये जो सियासी मुलाकातें हो रही हैं, जो शहबाज शरीफ की मुलाकातें हैं चौधरी बिरादरान से, इन मुलाकातों का पाकिस्तान की सियासत पर क्या कोई असर होगा? क्या हुकूमत इस बारे में कोई रद्द-ए-अमल दे रही है, सोच रही है, घबरा रही है, या वो कह रहे हैं चल ये सिर्फ माहौल को गरमाए रखने का ही मामला है? तो ये जो मुलाकातें हुई हैं, इससे मुतालिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। शहबाज शरीफ साहब, फजलुर रहमान साहब कभी MKM के पास गए हुए हैं, कभी शहबाज शरीफ के पास गए हुए हैं, तो मैनू याद आ जाता है ना, पंजाबी कहते ना कि थानेदार सी ना, तो माँ का बड़ा नाफरमा बरदार पुत्र सी, तो एक थानेदार किसी केस फड़िया गया, तो थाने गया तो उन्हें उन्होंने जुतियाँ मार रही थी, ना लोग कहता सी हाय अम्मा मर गया, तो माँ ने क्या कि कुर्बान जावा उस थानेदार दे जिन्हें माँ तो याद करा दी है, कुर्बान जाइए इमरान खान दे जिन्हें इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੋਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ नवाज शरीफ साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਡਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਤਰਫ ਆਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। तो मैं क्या, महंगाई जिन्ना की वजह तो हुई है उन्होंने पाकिस्तान वापस कर दी है। मीर भी क्या सादा है कि हुए बीमार जिसकी सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। जिनकी वजह से पाकिस्तान की ये हालत हुई, जिनकी वजह से ये बैंकरप्सी हुई, जिनकी वजह से एक मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, हमारी कमर टूट गई, कह रहे हैं कि महंगाई हो गई है, मुल्क उनको वापस कर दे। शर्म भी नहीं आती ये बात कहते हुए। वो जो इसहाक डार बाहर बैठा हुआ है, जिसकी जरूरत नहीं हो रही कि वो पाकिस्तान में आए और यहाँ पे केसेस का फैसला, मुकदमे का सामना करे। नवाज शरीफ की जरूरत नहीं हो रही कि यहाँ आए मुकदमे का सामना करे। और मैं हैरान हूं उन लोगों के ऊपर जो आज भी नवाज शरीफ की सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज जो हाइड पार्क के सामने $1 बिलियन की प्रॉपर्टीज इन्होंने बना ली, आज जो लंदन में जो शहबाज शरीफ का केस निकला है, मकसूद पटवारी 25,000 रुपए मुलाजम है रमजान शुगर मिलज, और 25,000 रुपए के मुलाजम के अकाउंट चो पैसे किन्ने निकल आए? 4 अरब रुपया। मसरूर एहसन जड़ा 16,000 रुपया मुलाजम है शहबाज शरीफ साहब का, ਉਹਦੇ अकाउंट चो पैसे किन्ने निकल आए? 6 अरब रुपया। मंजूर पापड़ साडा इत्थे पिंड दादन खान का एड्रैस है। मंजूर पापड़ दी रेहड़ी लांदा है उत्थे, और ਉਹਦੇ अकाउंट चो पैसे निकल आए 2.5 अरब रुपए। इस तरह इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को लूटा है, पाकिस्तान के मजदूर को लूटा, पाकिस्तान के बिजनेसमैन को लूटा है। और मैं हैरान हूं कि आज भी लोग किस मुंह से नवाज शरीफ एंड कंपनी के साथ देते हैं। जब तक ये पैसा वापस नहीं आता, पाकिस्तान के अवाम कतई तौर के ऊपर नवाज शरीफ एंड कंपनी को माफ नहीं करेंगे। अब मैं आता हूं हमारे लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर भी आ जाइए। असी अलहमदुलिल्लाह जो जो तुहाडे नाल वादा कीता है, कोशिश की है उन्होंने पूरा करिए। कोई गल मैं ऐसी नहीं की जिहड़ी असी पूरा ना कर सकिए। सिर्फ अफसोस ये है 70 साल इन्होंने पिंड दादन खान तहसील के ज़ाया कर दिए। 3.5 साल पहले मैं आया, हर गल बुनियाद तो शुरू करनी पै रही है। ना कोई गली है, ना कोई सड़क है, ना पीने का पानी है, ना कोई स्कूल है, ना कोई डॉक्टर है। पहले साल में आके अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे जिले में, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, पूरे जिले में इलेक्शन में डॉक्टरों की तादाद कितनी थी? 47 डॉक्टर थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट जेलम में 800 डॉक्टर जो है और पैरामेडिक स्टाफ जो है वो काम कर रहा है। हर बेसिक हेल्थ यूनिट जो है उसमें हमने डॉक्टर जो है वो भेजा है, हमने स्टाफ पूरा कराया है। यहाँ पे टीचर्स की कमी थी, हमने हर जगह टीचर्स की कमी जो है उसको इंशाल्लाह पूरा किया है। उसके बाद कह रहे सन, अगे असी कह रहे सन, गल कर रहे सन कि जी इत्थे पासपोर्ट ऑफिस अपना साडा खोखर साहब कह रहे सन, बासर कह रहा सी कि नहीं, आसिफ कह रहा सी कि जनाब वो पासपोर्ट का ऑफिस जड़ा है वो जेलम में सी, तो असी इत्थों जाते सां ते उत्थे पासपोर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह हम पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे लेके आए हैं, हम EOBI ऑफिस यहाँ पे लेके आए हैं। तो साडे दोस्त दारापुर वाले मेहरबान उन्होंने की किया, अपना घर जेलम लै गए। उन्होंने कहा साडे कोलों ते नहीं आंदा पासपोर्ट ऑफिस वगैरह नहीं आंदा, असी घर ही अपना जेल, ना उन्होंने कोलों पुल आया, ना उन्होंने सड़क आई, ना उन्होंने कोलों स्कूल आया, ना उन्होंने कोलों कॉलेज आया। उसकी वजह है, मैं पहले भी जो इलेक्शन लड़ भी रहा था, मैं दरखास्त दी सी
ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਜੇਲਮ ਚੋਂ 15 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਨੇ, ਪਿੰਡੀ ਚੋਂ 100 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਕਦਾੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ सियासत करनी है। मैं बिलावल साहब को कहना चाहता हूं, जरदारी की सियासत ना करे, बेनजीर भुट्टो की सियासत करे, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की सियासत करे। अपने नाना से सीखे। सियासत वो होती है जो अपने कद के ऊपर की जाती है, जो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर की जाती है। बिलावल भुट्टो साहब पहले कराची के मेयर से इलेक्शन से अपनी फोकस शुरू करें, इलेक्शन लड़ना सीखें। सिर्फ आके यहाँ पे तकरीर करने से आपको वोट नहीं मिल जाने, और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को मौलाना फजलुर रहमान को ठेके पे देने से भी वोट नहीं मिलने। अपनी सियासत खुद करनी पड़ेगी। आप अपनी ताकत के ऊपर पॉलिटिक्स करें। जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो का ख्याल है कि मौलाना के बच्चे आएंगे, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे आएंगे और हमें कंधों पे उठा के बड़ा कर देंगे, कभी ऐसी भी सियासत हुई है? ये ना तीर चलेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। 7 दफा अब तक इन्होंने कोशिश कर ली इमरान खान को गिराने की। 7 दफा ये आए इस्लामाबाद कि हम इमरान खान को गिरा लेंगे। इमरान खान का अल्लाह ताला मुहाफिज है, आप उसका बाल बेका नहीं कर सकते। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान जब बात करता है, नवाज शरीफ साहब की तरह चिट कट के नहीं बह जाता। इमरान खान जब बात करता है, चीन का सदर उसकी बात गौर से सुनता है। आज 23 साल के बाद पाकिस्तान का कोई वजीर आजम मॉस्को जा रहा है, रूस जा रहा है। आज पाकिस्तान के वजीर आजम की आवाज मुस्लिम उम्मा की आवाज समझी जाती है। ये वो कद है जो पाकिस्तान के लोग अपने वजीर आजम से जिसकी तवक्को करते हैं। आज पाकिस्तान का वजीर आजम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत और नाफूस के लिए जब यूनाइटेड नेशंस की असेंबली में बात करता है, जब वो ये कहता है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात करता है, तो पूरी मुस्लिम दुनिया ही नहीं, पूरा वेस्ट भी इमरान खान की बात गौर से सुनता है। और फिर मॉस्को का सदर पुतिन ये बात कहता है कि मुल्क के दुनिया में इस्लाम को जिस तरह से पेश किया जा रहा है वो गलत है। और कब करता है? जब इमरान खान की तकरीर आती है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे और ये गुफ्तगू आपने मुलाहजा की, और अपने गुफ्तगू में जैसे कि हमने पहले भी कहा कि वो ऑपोजिशन की जो इस वक्त सियासी चाहत है उस हवाले से अपनी आरा का इजहार कर रहे थे कि वही ऑपोजिशन जो कल एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती थी, आज इस हुकूमत को गिराने के लिए मुत्तहिद होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी कुछ मशवरे दिए हैं कि अगर उन्हें सियासत करनी ही है तो कोशिश करें कि अपनी शहीद वालदा और अपने शहीद नाना जान की जो क्या कहते हैं सियासी उनका तरीका था उसको फॉलो करें, बजाय इसके कि वो आसिफ अली जरदारी के दिए गए उसूलों को फॉलो करें। चलें जी, कमिंग बैक टू आवर गेस्ट, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, चूँकि हम बात म्यूज़िक की कर रहे थे, बड़े ज़बरदस्त हम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और जिस तरह महर ने खुदार मोहब्बत को OST गुनगुनाया, तो उसके बाद तो अब हमारे कंट्रोल रूम से भी फरमाइशें ज़्यादा आना शुरू हो चुकी हैं। वह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि उस वक्त मौका नहीं मिला कहने का। बहुत प्यारा आपने माशाल्लाह गाया, और इतनी प्यारी आवाज़ थी, लिरिक्स बड़े खूबसूरत, और कंपोजिशन ज़ाहिर है बहुत अच्छी। कंपोजिशन खुद करती हैं वैसे? कंपोजिशन ज़्यादातर Is he your mentor? Yeah. Of course he is. इनके अलावा किसी को फॉलो नहीं करती? इनसे अच्छा मुझे गाइड कौन कर सकता है? इसमें कोई शक नहीं। भी पढ़ी हैं बचपन में या अभी भी पढ़ती हैं? डांट म्यूजिक में। हाँ। वैसे तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, नजर भी आ रहा है। बहुत अच्छे हैं। कैमरे में बहुत ताकत है, यकीन करें जरा आप शुएब, कैमरा बड़े बड़ों को बदल के रख देता है। अच्छा, यानी ये जो इतनी मीठी टोन है ये कैमरे के पार कुछ और है। मतलब जो सुर मेरे गलत हुए होते हैं ना, इनको पता होता है। गाड़ी में जैसे हम बैठेंगे घर के लिए तो कहेंगे महर तुम्हें पता चला था तुम्हारा फलाना सुर खराब लगा था। मैं ऐसे देखती हूँ, कहती हूँ वो आपने तो तारीफ की थी कैमरे में सबके सामने कि बहुत अच्छा वेल डन ये वो।
कहते नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा वो गलत था, तुम रियाजत नहीं करती हर वक्त, मतलब फजूल तुम अपने दूसरे काम कर लेती हो लेकिन रियाजत के लिए टाइम नहीं निकालते। और रियाजत के अलावा भी कहते हैं अच्छा ये मत खाओ, ये मत पियो, आइसक्रीम नहीं, गोलगप्पे नहीं, ये चीज नहीं। इस चीज में कभी कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, खा लो बस, रियाजत करो, खा लो और गा लो। ये बताएं कि खा लो और गा लो से कितना कॉन्शियस रहना पड़ता है एक सिंगर को कि आपने इस किस्म का खाना खाना है या नहीं खाना, मतलब कोई चीज ऐसी हो या आपको जिससे जरा जल्दी रिएक्ट कर जाती हो आपको? नहीं ऐसा नहीं है, आपका अगर रियाज पुख्ता है ना, क्योंकि जरा दिस इज 24 आवर जॉब, इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अगर इसको डांट पड़ती तो आप ये भी तो देखें ना, उसके बाद इसने बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से लिया है। तो इतने बड़े-बड़े रियलिटी शोज में मेरे बाबा मुझे कहते हैं कि बेटा अवार्ड रिवॉर्ड्स ये बहुत पीछे रह जाते हैं, ये जो आपके साथ कमेंट्स हैं ना इतने बड़े बड़े जजेस के, सजाद अली सर के कमेंट्स, नईम अब्बास रूफी, तो ये बहुत बड़े नाम है, इनसे शाबाशी ले लेना ना बहुत बड़ी बात है। सजाद अली का कमेंट क्या था? अमानत अली, सजाद अली का मैंने बेसिकली सॉन्ग गाया था बावरी चकोरी, क्लासिकल सॉन्ग था, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के लिए आई गॉट सिलेक्टेड, सेमी फाइनलिस्ट थी मैं वहाँ पर, तो उस राउंड में सेमी फिनाले राउंड में मैंने बावरी चकोरी गाया। तो सजाद अली सर ने मुझे देख के कहा कि ये गाना बड़ा मुश्किल है, ये गाना मैंने भी मैडम नूरजहां के सामने गाया था, आपने बहुत अच्छा गाया, मेरी तरफ से शाबाश। हम भी शाबाश देते हैं आपको बाद में, पहले आप हमें ये भाभी चकोरी सुनाएं। सही है इसके लिए। बावरी चकोरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी, चंदा से प्यार, बावरी चकोरी। बस क्या बात है। लेकिन सारा ध्यान हमारा उस तरफ है, हम उनके उस्ताद की तरफ नहीं आ पा रहे, की तरफ भी आते हैं। जी जी बिल्कुल। आपने आज हमारे लिए क्या मुंतखब किया? यूँ तो फरमाइशें हमारी ही होती हैं, लेकिन अब आपके सामने फरमाइश करना थोड़ा सा नामुनासिब लगा। जी जी जी, एक लाइट सा सॉन्ग है, ओके, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमान जाना, अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान जाना। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना, अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। क्या बात है, जबरदस्त, बड़ी सॉफ्टनेस के साथ है ना, बड़ा मजा आया। सुबह वाकई आपसे पॉप कुछ सुना भी नहीं जाता, आप थोड़ा सा, या तो अलग बात है कि आपने एनर्जी चाहिए हो आपको, आपने आके शो करना है, तो खुद को जगाने के लिए आप गाड़ी में वेरी डिफिकल्ट गाइस, क्योंकि सुबह उठ के मॉर्निंग शो जिस तरीके से आप लोग करते हैं, बिकॉज मैं भी राइजिंग पाकिस्तान पीटीवी होम से कर रही हूँ, तो मुझे पता है कितना मुश्किल होता है कि सुबह सुबह उठ के पॉजिटिव एनर्जी देना। यू गाइस आर डूइंग सो वेल, माशाल्लाह माशाल्लाह, और हमारी विश थी आज हम लोग आ गए यहाँ पे और बड़ा अच्छा जा रहा है। हमें खुद बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वक्त कम है, इंशाल्लाह आपको बुलाते रहेंगे, लेकिन जो मैंने एक टीजर दिया था कि सरप्राइज है, वो सरप्राइज क्या, वो इन्हीं से सुनते हैं हम। वो सरप्राइज क्या है? कल रात को बाबा एक ट्यून बना रहे थे। ओके। मैंने कहा बाबा ये क्या आप बना रहे हैं? कहते ये गिफ्ट है, टोकन ऑफ लव है,
कल जिस शो में हम जा रहे हैं तो हम उनको ज़रियाब और शोएब के लिए। क्या बात है, हमारे लिए और आपके लिए सर प्लीज। चिड़ियों के चहचहाने से, सूरज के उभर आने से, देखो खूबसूरत सुबह पाकिस्तान। तफरी और मालूमाते आमा सब कुछ है यहाँ, ज़रियाब और शोएब के संग रंगी है समा, रंगी है समा, रंगी है समा। सर मैं तो कहता हूँ आप हमें ऑनलाइन आज इजाजत देते हैं कि एक गाना हम चोरी करते हैं लिपसिंग में और ज़रियाब करते हैं और एक गाना बना देते हैं। सीरियसली बहुत प्यारा है और ये मेरे ख्याल से भी छोटा सा टुकड़ा हमने आपसे सुना है, लेकिन जल्द ही आप इसे देखेंगे सुबह पाकिस्तान के इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग फॉर्म में। सर थैंक यू, आपके दोनों का बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, आते रहिए क्योंकि हमने आपका अपना घर है। बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। अर्तुरुल हमारे कब्जे में है। अगर मेरे बेटे अर्तुरुल को आपने आजाद ना किया तो हलब तबाह हो जाएगा। मैं सुल्तान नहीं हूँ, मैं सल्जूक का शहजादा हूँ। सुनकर मेरी आहो बुका, न पूछ क्या हुआ है। मेरी गर्दन पर तलवार रखने वाला इस महल से जिंदा वापस नहीं जा सकता। आखिरी बार कलमा पढ़ लो। मैं चाहती हूँ सुलेमान शाह जल्द ही मुझे खून में तड़पता हुआ नजर आए। तुम्हें कुछ न कुछ करना होगा, अर्तुरुल को अपनी तरफ माइल करना होगा। हमारी शादी हलब के सोगवार माहौल में खुशियां ही खुशियां ले आएगी। यहाँ से अल्लाह की पुकार सुनाई देती है। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं क्योंकि स्टूडियो में हमें एक और काबिल शख्सियत ने ज्वाइन कर लिया है और पाकिस्तान के लिए ये भी बहुत कुछ कर रहे हैं और उनके मरहूम वालिद साहब भी पाकिस्तान के लिए बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। सतपारा गांव से इनका ताल्लुक है और मैं यही कहूँगी कि बुलंदो बाला चोटियों को ये सर करते हैं और साथ ही साथ जब हम इनका जिक्र करते हैं तो ये मरहूम अली सतपारा साहब के साहबजादे हैं। साजिद सतपारा आज प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान में बने हमारे मेहमान, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद, कैसे हैं आप? जी अल्लाह करम फिट पार्टी। साजिद ये लगता ही नहीं कि एक साल मुकम्मल हो गया कि वालिद साहब को हमसे बिछड़े 5 फरवरी 2021, बिल्कुल अभी एक महीना हफ्ता हुआ इस बात को कि एक साल मुकम्मल हुआ। आपके साथ तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा ताल्लुक़ ऐसा ज़ाहिर है तो बेटे के अलावा भी जिस तरह आपका उनके साथ सफ़र पे भी जाना अक्सर और ज़ाहिर है ही वॉज योर मेंटोर, आपको भी ऐसे लगता है कि कल ही की बात है जब वो
खुदा हाफिज करके गए थे। जी जी, मैं K2 में भी उनके साथ था, एज ए क्लाइंबर काम कर रहे थे, हम एक टीम मेंबर्स थे साथ में ही। तो ये दुनिया का दस्तूर है, एक न एक दिन जाना है। तो वालिद भी, जब मैं नीचे आया तो वालिद ऊपर चले गए थे, तो हादसा पेश आया और मैं नीचे आया, तो बड़ी दुख हुई उस वक्त भी। और दुनिया है, इसी तरह का निज़ाम है। बिल्कुल साजिद, जिस वक्त ये वाक़या हुआ, आपने कहा ना कि आप और आपके वालिद साहब इकट्ठे थे और आप उस वक्त नीचे आ गए, और चंद लम्हात पहले, क्योंकि वो एक जगह ऐसी थी बयाबा जहाँ पर आप अपने को पुकार भी नहीं सकते, वो कैफियत मतलब एक अनहोनी सी थी, शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी, बहुत टफ होता है मॉनिटरिंग, स्पेशली बहुत टफ होता है, स्पेशली विंटर में। हम विंटर K2 में थे तो बड़ा सख्त मौसम था, -55-60 टेम्परेचर था और विंड भी चली थी उस नाइट को। जब हम नीचे आए थे, तो मैं नीचे आया था, वालिद ऊपर चले गए थे, बड़ा हार्ड था। तो मॉनिटरिंग बड़ा सख्त सा काम है, इसको वन ऑफ द डेंजरस वॉक इन द वर्ल्ड कहते हैं, तो बड़ा सख्त है, बहुत मुश्किल है। साजिद, अली सतपारा साहब की खिदमात से तो पूरी दुनिया वाकिफ़ है, और हम भी बड़े अच्छे नुमाया उनके हमने कहाँ कारनामे देखे हैं मुल्क व कौम के लिए। आप बताएं, उनके नक्शे कदम पर चलते चलते अब तक आपने कितनी चोटियाँ सर की, स्पेशली इस एक साल में जो आपने कुछ प्लान्स भी बनाए थे? मैंने सबसे पहले वालिद के साथ 2018 में K2 में गया था और 4 टाइम K2 में अटेम्प्ट किया है, और 2 दफ़ा इसको समेंट किया है। और हाल ही में सर्च मिशन पे गए थे हम, वालिद की जो बॉडीज़ है और दूसरे जो लोकल क्लाइंबर्स मिसिंग थे, उनकी सर्च मिशन में गए थे। उस वक्त भी मैंने K2 को समेंट किया, 25 जुलाई को समेंट किया था। और उसके बाद भी कुछ और समिट थे जो कि आपके प्लान का हिस्सा थे? जी, अभी मेरे प्लान से इंशाल्लाह मैं स्प्रिंग में एवरेस्ट पे जा रहा हूँ, और उसके साथ साथ जून जुलाई में समर में मैं K2 पे जा रहा हूँ और K2 पे ट्राई कर रहा हूँ। समर एक्सपेडिशन है? समर एक्सपेडिशन पे। समर और विंटर एक्सपेडिशन में से कितना फ़र्क होता है? इसमें बहुत फ़र्क होता है, मोस्टली तो वेदर का फ़र्क होता है। विंटर में बहुत सी हवाएं चलती है, और समर में बहुत गर्म होता है मौसम थोड़ा, और सर्दी थोड़ी कम होती है और हवाएं कम चलती है, और ये फ़र्क होता है। लेकिन बर्फ़ तो होती है? बर्फ़ तो होती है, हाँ, बर्फ़ तो होती है। बर्फ़ चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, बर्फ़ तो होती है। और आप सबसे ज़्यादा कौन सी क्लाइंबिंग सीजन एंजॉय करते हैं, विंटर या समर? मैं मोस्टली समर में ही क्लाइंबिंग करता हूँ, क्योंकि विंटर थोड़ा हार्ड होता है और बहुत से रिस्क होते हैं उसमें। विंड चलती है, अवलांचेस आते हैं, रॉक फॉल होती है, लेकिन समर में थोड़ा रिस्क कम होता है, तो इसलिए मैं समर में ही क्लाइंबिंग करता हूँ। तो अभी तैयारी समर एक्सपेडिशन की चल रही है? जी जी, समर एक्सपेडिशन की। अच्छा, जब मैं कहता हूँ तैयारी चल रही है तो उससे क्या मुराद है कि एक क्लाइंबर के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखना, कि किसी वक्त भी हो सकता है कोई ग्रुप आ रहा हो, आपको उसके साथ अटैच होना हो, आपको जाना हो, तो आपको एकदम से तैयारी करनी पड़ती है? जी, इसमें सब पहले से तैयार होना। हाँ, पहले से तैयार होते हैं हम, इक्विपमेंट को रेडी रखते हैं, अपने कोट्स, जैकेट, शूज़ और क्रिम्पोन जो क्लाइंबिंग जो इक्विपमेंट यूज़ होती है उसको रेडी रखते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन करते हैं, रनिंग करते हैं, और मुकम्मल डाइट लेते हैं जो ज़रूरी होती है, आपको खुराक जो ज़रूरी होती है, और दूसरी जो एक्टिविटीज़ होती है, मॉनिटरिंग पे हाइक करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, उस तरह की वो करते हैं। तो इंटरनेशनल क्लाइंबर्स अली सतपारा साहब के इस वाक़े के बाद उनका आना, उसमें कोई फ़र्क देखा है आपने? जी, बहुत से फ़र्क हुआ है वालिद के, स्पेशली पाकिस्तान में वालिद के जिस एक्सीडेंट के बाद जो क्लाइंबिंग मॉनिटरिंग फील्ड है उसके लोगों को आगाही हुई कि ये फील्ड क्या है। सारे लोग जानते हैं, अक्सर लोग जानते हैं कि फील्ड क्या है, मॉनिटरिंग क्या है, टेक्निकलिटीज़ भी अब लोग ज़रा समझते हैं। हाँ, काफ़ी फ़र्क हुआ है इससे, बिल्कुल। अच्छा सजिद, ये भी बताइएगा कि अभी रिसेंटली जो आप जाएंगे इंशाल्लाह जुलाई में, आप प्लान कर रहे हैं, तो इसमें भी एक ग्रुप के साथ जा रहे हैं क्या, या फिर? जी, इसमें मेरा जो मेन थीम है, जो K2 का क्लीन अप का कोई प्रोजेक्ट है, उसमें जो और रोप्स रखती हैं काफ़ी सालों से वो उधर ही रहती हैं, तो उसको क्लीन अप करना है। और दूसरा जो हाई माउंटेन्स गार्बेज है उसको क्लीन अप करने का प्रोग्राम। अच्छा, यानी साजिद सतपारा K2 की सफाई के मिशन पर निकलने वाले हैं। और साजिद के साथ कौन कौन होगा? मेरे साथ कुछ फॉरेनर्स भी हैं और कुछ नेपाल की सरपास है, और हम कोई पाकिस्तानी क्लाइंबर्स की टीम भी है। कितनी बड़ी टीम है? हाँ, 9-10 बंदों की टीम है हमारी। और जब साजिद आप लोग ऊपर पहुंच जाएंगे तो क्या इरादा है, मतलब इनके 1 से 2 रातें वहाँ पर आपने क़याम करना है, क्या करना है? इसमें मोस्टली तो हम बेस कैंप में होते हैं, जब वेदर साफ होता है तो ऊपर जाते हैं, तो मुख्तलिफ कैंप्स बने होते हैं। K2 में कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 मुख्तलिफ हाइट्स पे कैंप्स लगते हैं, जहाँ पे हम टेंट लगा के स्टे करते हैं। तो उस हाइट पे जाकर हम रुकते हैं, फिर जब मौसम साफ़ होता है तो उधर जो एक्टिविटीज़ होती है हम करते हैं, रोप फिक्सिंग करते हैं, और थोड़ा ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, उस तरह की। क्योंकि ज़ाहिर एक लिमिटेड टाइम होता है कि आपने इसी टाइम में एक स्पॉट पर रहना है, फिर नीचे आना है। आप एक लंबे ड्यूरेशन के लिए एक स्पॉट पर नहीं रह सकते, ये ज़ाहिर है कि आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है। बिल्कुल, वो चाहे बेस कैंप्स भी हों, वो चाहे फिर एक्सपेडिशन भी क्यों ना। बिल्कुल, ऑक्सीजन की कमी होती है, उसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है, आप सही एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं, सही चल नहीं पाते, तो उस
ड्यूरेशन में आपको मखसूस टाइम पे नीचे आना होता है। बिल्कुल ऐसे अच्छा साजिद, क्लाइंब करना तो वैसे ही एक बहुत टफ मरहला होता है। हम 4-5 सीढ़ियाँ जरा ज़्यादा चल जाए तो हम लोगों के सांस फूलना शुरू हो जाते हैं। सामान कमर पर डालकर चढ़ना, ये चलना, आपने तो भी बहुत चीज़ें आपकी रूटीन में शामिल हो गई होंगी, लेकिन जब आपने शुरू में इस तरह से आगाज़ किया तो कितनी थकावट हो जाती है आधा रास्ता कवर करने के बाद? जी, इसमें बहुत बड़ी थकावट होती है, स्पेशली जब 8000 से आप ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, 20% ऑक्सीजन का लेवल रहता है, तो उसमें आपको 3-4 कदम बाद वो लगाने के बाद रुकना पड़ता है। उसमें मोस्टली हम एक्लेमेटाइज होते हैं, उसी हाइट पे जाते हैं, नीचे आते हैं, उस वजह से थोड़ा वो लेवल बराबर होता है। बिल्कुल ठीक है। अब बस लास्टली साजिद ये भी मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर है ये तैयारियां अपनी जगह, एक तो एक इस एक्सपेडिशन के अलावा रूटीन क्या होती है, और दूसरा जो समर एक्सपेडिशन भी है, फॉर दैट मैटर जो भी आपके प्लान्स होते हैं, क्या आपको फाइनेंशियल एक मसले का सामना करना पड़ता है? जी, फाइनेंशियली भी कुछ इश्यूज़ होते हैं। अगर स्पेशली जब कोविड की सिचुएशन थी तो कोई फॉरनर्स नहीं आ रहे थे तो बहुत फाइनेंशियल इश्यूज़ हुए। जब फॉरनर्स आते हैं और एक्सपेडिशन पे हम जाते हैं तो इतने इश्यूज़ नहीं होते हैं। अच्छा, वैसे इश्यूज़ नहीं होते। वैसे इश्यूज़ नहीं। और एक्सपेडिशंस की तैयारी के अलावा रूटीन क्या है ज़िंदगी की? मैं एक्सपेडिशन के साथ साथ घर के काम काज करते हैं। हम खेती बाड़ी, हमारे जो स्कर्दू में रहते हैं तो हमारे खेत हैं, बाग हैं, तो उनमें पानी लगाना और खेती बाड़ी करते हैं। उसके साथ साथ मैं पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश कर रहा हूँ और यूनिवर्सिटी अच्छा, मैं इंग्लिश कर रहा हूँ। कहाँ से? स्कर्दू यूनिवर्सिटी से। स्कर्दू यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो आगे क्या इरादा है? आगे तो मैं स्पेशली तो मेरा जो मेन वो है टारगेट है वो माउंटेनिंग है, तो वर्ल्ड के इसी को प्रमोट करना चाहते हैं, इसी को प्रमोट करना चाहते हैं। किसी प्रोफेशन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ, इसी प्रोफेशन को लेकर, इसी को ही पैशन को ही प्रोफेशन बना के आगे लेके चला जाता है, ताकि और भी चाहे पाकिस्तान के हो चाहे बाहर के। लेकिन उसमें फिर कोई विजन या मरहूम सतपारा साहब ने कभी आपसे कुछ शेयर किया हो या उस ख्वाब की तकमील करना हो? जी, वालिद का जो मेन विजन था, जो वर्ल्ड के 8000 से बहुत माउंटेन से उन पे क्लाइंब करना चाहते थे, उनमें से 8 वालिद ने सर की थी। तो मेरा भी मिशन है कि जो वर्ल्ड के जो 8000 माउंटेन से उन पे क्लाइंब करूँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे कोई मसला आपको कभी ना दरपेश हो। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे नाजरीन, वापस आएंगे, साथ रहिए। खेलों की दुनिया अब आप देखेंगे एक नए अंदाज में। चाहे बात हो क्रिकेट के बढ़ते जुनून की या फुटबॉल की दुनिया के जोश की, हम लाए हैं आपके लिए सब, तबसरों से लेकर खेल के उभरते हुए सितारों। खेलों में खवातीन के जमते हुए कदम, NBA, मोटर स्पोर्ट्स और दीगर खेलों पर गुफ्तगू, हार और जीत का हर जाविया हम लेके आए हैं आपके लिए। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360 सिर्फ PTV न्यूज पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वन ऑफ द टॉप आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान। मुजस्समा साज हैं, पेंटर हैं, स्कल्पचर बनाती हैं और क्या खूबसूरत इनका काम है। और मैंने ब्रेक पे भी इनसे कहा कि काम तो खूबसूरत है, उसका अंदाज भी प्यारा, लेकिन जब आप वो फेसबुक पर या सोशल मीडिया साइट्स पर उसको शेयर करती हैं तो उसके कैप्शन बहुत प्यारे होते हैं। इस वक्त हम साथ विंडो में आपको उनका कुछ काम है वो दिखा भी रहे हैं। थोड़ा सा आज हम उनसे जानेंगे कब से वो कर रही हैं, कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो वो कर पाई हैं अब तक, और इतनी मसरूफियत होती है फिर भी उन्होंने वक्त निकाला, तो उसके लिए ज़रा शुक्रिया भी उनका। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? माशाल्लाह 2005 से आप स्कल्पचर की तरफ फोकस्ड हैं। इसका मतलब ये तो है नहीं कि उससे पहले नहीं था। ज़रा पेंटिंग, एक आर्टिस्ट तो पहले दिन से आर्टिस्ट होता है, और माशाल्लाह इतने खूबसूरत प्रोजेक्ट्स हमने आपके देखे हैं। एक वो जो फूल वाला एक प्रोजेक्ट था आपका, पत्ती पत्ती जोड़ के जो फूल बनाया आपने, बड़ा खूबसूरत था वो। अकेली ही करती हैं इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट? डू यू हैव अ टीम? नहीं, मेरे पास टीम है। टीम है, मैं टीम के साथ करती हूँ और ये क्रेडिट मेरी टीम को भी जाता है। बिल्कुल ऐसा है, जाता है। वो आपके ज़ेरे साया इतना सीख गए हैं, मंज गए हैं। कोई आपको ज्वाइन करना चाहे तो वैसे क्या तरीकेकार होता है? बस मजदूर बन के आ जाए।
अच्छा, मजदूर बन के रह जाए, सारे नखरे बाहर रख के मजदूर बन के आ जाए, क्योंकि मैं खुद भी मजदूरों की तरह काम करती हूँ। रिफत, यूं तो हम बहुत सारे काम कर रही हैं, मतलब जैसे मुजस्मा साजी भी करी, जैसे हमने अभी जिक्र किया, पेंटिंग भी करी, लेकिन इतने सारे कामों में कोई एक चीज बहुत दिल के करीब होती है कि ये काम आप बड़ी जल्दी से और बड़ी खुशी से करती हैं। मुजस्मे ही जल्दी से और खुशी से करती हूँ, उसके अलावा अगर मुझे पेंटिंग मिल जाए तो शायद उसमें थोड़ा टाइम लगे। हालांकि पेंटिंग उसकी निस्बत आसान है, लेकिन मेरा दिल तंग पड़ जाता है काम करते करते। और एक वो बनाने में कितना टाइम आपको लगता है? पहले ज्यादा वक्त लेती थी, अब तो बहुत कम वक्त लगता है। और पहले कितना वक्त लगा करता था? जैसे जो आपने मुजस्मा देखा है फूल वाला, अगर ये मैं पहले बनाती आज से कोई 4-5 साल पहले, तो शायद मैं इसे 2 महीने लगा देती। इस दफा मैंने इसको कोई 10 से 12 दिन लगाए। 10 से 12 दिन। और अब 2 से 3 दिन? नहीं, 10 से 12 दिन। अब 10 से 12 दिन लगे, वरना ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि वो मुजस्मे का साइज जो था वो 10 फीट था और लेंथ में 15 फीट था, तो 10 बाय 15 का फिर इतने दिन लग जाते हैं, क्योंकि आपको केमिकल्स आना होता है, मट्टी आनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चीज़ों को गदर करना होता है, लेबर को इकट्ठा करना होता है, तो टाइम इतना लग जाता है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या था? मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट्स वाला, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट रीसेंट वन जी। उसमें ये था कि मुझे जो सबसे बढ़िया चीज़ जो मेरे सामने थी वो थी कि मरी रोड की हवाएं। अगर आप लोग पिंडी के रहने वाले हैं तो आपको अच्छी तरह पता है कि जब हम बचपन में कॉलेज वगैरह जाते थे मरी रोड के ऊपर, तो जिस दिन आंधी चलती तो बिल बोर्ड सुखड़े पड़े हुए होते थे। तो सबसे ज्यादा मेरे लिए जो मुश्किल टास्क था वो ये अब हम आप उस तरफ देखिएगा जरा रिफत, सामने आप मॉनिटर पर देख सकती हैं। आप इसको अगर चाहें तो आप इसे एक्सप्लेन भी कर सकती हैं। ये हम लोग विंडो में वीडियो चला रहे हैं, इसी की बात कर रही हूं। और ये कितने दिन का प्रोजेक्ट था? ये मैंने 42 डेज में किया था। अच्छा, मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल करती हैं? सारे मीडियम्स यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर आजकल पाकिस्तान में फाइबर ग्लास का मीडियम यूज़ हो रहा है, क्योंकि एक तो बजट में अच्छा आ जाता है वो आपके, और फिर वेदर भी उसकी अच्छी ताल्लुक है, दोस्ती कर लेता है वेदर के साथ, तो इसलिए ज़रा इसी को रिकमेंडेड आजकल किया जाए। आल दो कि मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, आपको मिट्टी ही पसंद है? मुझे मिट्टी और धात। ओके, अच्छा नेक्स्ट पे हम आ चुके हैं, इस पे प्लीज अगर थोड़ा एक्सप्लेन उसी के एक हिस्से पे मैं ऊंचाई पे जाके काम कर रही हूं। ओके, अच्छा यहाँ पे जिस तरह ऊंचाई पे जाके आप काम करें, डर नहीं लगता आपको? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि अगर छोटा मुजस्मा मिल जाए तो मेरा दिल तंग पड़ता है कि अच्छा, तो बड़े मुजस्मे पे काम करना। एक ये मुजस्मा है, ये भी अपने इकबाल, ये कहाँ पर है? ये जेहलम में। जेहलम में। ये वाला कोहाट में। पाकिस्तान के कोई शहर जहाँ पर काम ना हो? मेरे ख्याल से अब कोई शहर नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी एक है रिफत, जरा आप इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल ऐसे, ये कैसे सफाई करते हैं मिलिट्री लैंड या कंटेनमेंट्स वाले, उनका है। ओके 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 ओके। तो अभी रिफत, ओवरऑल तो इस वक्त पाकिस्तान में हर जगह आपने कहा कि कोई शहर बचा नहीं है, लेकिन इसके अलावा खुद को कहाँ पर आइडियलाइज कर रही हैं कि अच्छा आपका काम इस प्लेटफॉर्म पर भी जाकर किया जाए? नहीं सोचती नहीं हूँ इस बारे में कभी भी कुछ, लेकिन एक जुनूनी सी कैफियत है जो बैठ नहीं रही। आपने क्या शायरी भी पढ़ी ही है? शायरी पढ़ी नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि मिलने जुलने में वालों में या सर्कल ऐसा है। हाँ, सर्कल ऐसा है। तो शायरी करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन लगता है कि करती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैं अच्छी शायरी कर सकती हूँ। नहीं, वो उनके कैप्शंस आप पढ़िएगा जरिए, आप उसमें बाकायदा लगेगा कि वो थोड़ा मुझे शौक है अदब का कि मैं अदब के नज़दीक रहूँ, अपनी ज़ुबान के नज़दीक रहूँ। मेरी कोशिश होती है कि उर्दू ज़ुबान में बात करूँ, उर्दू ज़ुबान में लिखूँ, तो उस हवाले से आपको लग रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से मैं बहुत बुरा शायर बनूंगी। तो अच्छा, मतलब ये कि जब आप कैप्शन देती हैं तो बड़ा सोच समझ के, पढ़ कर, देख कर, रिसर्च करके फिर आपको एक मिसरा उठाती हैं? नहीं, बस जो चीज होती है उसको देखते हुए शायद आप बस लिखती हैं। वो अच्छा लगता भी है कि बस उस काम में इतना महव हो गई है कि उसमें जो आपने फील किया वो आपने लिख दिया, एक जुमले में आपने उसको तहरीर कर दिया। खूबसूरत। पाकिस्तान के तो हर शहर में माशाल्लाह आपका काम है। पाकिस्तान से बाहर कहाँ कहाँ काम है आपका? पाकिस्तान से बाहर मेरा शिकागो में काम है, कतर में काम है, अबू धाबी में काम है, और सऊदी अरब में काम है, और अभी इतने ही मुल्क याद आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान में आपका कोई कॉम्पिटिटर है? बहुत सारे। मैं कभी किसी को अपने से कम या ज्यादा समझती नहीं हूँ, बस मैं समझती हूँ कि बस जो काम करे अच्छा काम करे और चलना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। बिल्कुल जो बेसिक जो चीज़ है वो है कि हमारे मुल्क का नाम रोशन होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हमारे मुल्क से अच्छे काम करने वाले निकलते हैं। लेकिन उसके साथ तकलीफ इस बात की होती है कि लोग कहते हैं जी बाहर का वो मुजस्मा देखा था ना, वैसा बना दे। मैं कहती हूँ हम क्यों हमसे बनवाए कि बाहर जाके कहें कि भी देखो ऐसा हम जो लोग जाके वहाँ बनाएंगे,
तो ये मुझे थोड़ा सा होता है कि हम क्रिएटिव काम करें, हम कॉपियर ना बने। बिल्कुल ऐसे ही है। चूंकि बात क्रिएटिव काम की हो रही है और साथ साथ हम आपका काम चूंकि दिखा भी रहे हैं और आई एम श्योर कि जो व्यूअर्स गुफ्तगू सुन रहे हैं वो जानना भी चाहेंगे कि अच्छा ये प्रोजेक्ट ये कहाँ का था, कब का था। प्लीज अच्छा आप दिखाते भी है जी थोड़ी देर में आपको दोबारा से हम कि और कौन कौन सा काम ने सिलेक्ट किया। काम इतना ज्यादा था कि सिलेक्शन करनी खासी मुश्किल हो गई। और ये भी बहुत कम भेजा मैंने, ये बहुत कम भेजा। ये मैंने आपको कह रहा हूं कि बहुत फोर्थ पोर्शन होगा शायद हमारे पास जितने आपने काम किए। 1-1.5 साल का काम भिजवाया मैंने आपको। ओके, और अब माशाल्लाह 2005 से आप ये काम करती आ रही हैं, तो ये पिक्चर तो आप पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हैं। MLC के पास लगी हुई है मरी रोड के ऊपर। ठीक है, ये मरी रोड की एक और पिक्चर नजर है। ये कोहाट घोड़ा जो है कोहाट में लगा हुआ है। अच्छा, oh yes we have seen that। अच्छा, आपको हार्ट से है? यस, लेकिन हूँ नहीं गया वो तो गया है। अच्छा इफ़त, अब ना ये प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट्स इनका बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज बन रही है। किसी सोसाइटी ने आपको कांटेक्ट किया कि क्योंकि अब सोसाइटीज में भी इस तरह के बहुत सारे काम हो रहे हैं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है कि किसी एक नए मुजस्मे के साथ आप जरा यहाँ पे कुछ ना कुछ करें? बिल्कुल ऐसा है, कहीं सोसाइटीज में काम हुआ और अभी भी कर रही हूँ। जबरदस्त जी, ऐसे ही है। तो अभी इस्लामाबाद में हम कौन कौन से सोसाइटीज में आपके लिए जाके विजिट कर सकते हैं? अभी आप देख सकते हैं अस्क्रीस, DHA और एक और आजकल फैसल इन पे देख सकते हैं। जबरदस्त। कभी कुछ छोटा प्रोजेक्ट भी कर लेती है कोई? फैसल भी और 18 भी। ओके, 18 भी। कभी ऐसा कोई छोटा प्रोजेक्ट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं? किसी जानने वाले ने कह दिया हो कि अच्छा मैंने घर में आपका काम डिस्प्ले करना है? ऐसे ही है। अभी मैं आपको बताई थी कि एक और सोसाइटी का नाम है भूल गई, कैवलरी वालों के साथ मैं अभी रिसेंटली काम कर रही हूँ, बल्कि ऑलमोस्ट ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं उनकी। ओके जी, कैवलरी सोसाइटी की। तो अभी जैसे कि जानने वालों ने काम का कहा तो ये तो बहुत ही ज्यादा होता है कि इस महफिल में देख लिया आप बैठे तो वहीं से फरमाइश। जी बिल्कुल ऐसे फरमाइश एक्सेप्ट कर लेती हैं? हाँ जी बिल्कुल एक्सेप्ट। सारी की सारी? ऑलमोस्ट सारी किसी को इनकार नहीं करती? किसी को इनकार नहीं करती। हाँ, लेकिन क्योंकि मेरे ख्याल से लग जाता है। हाँ, मेरे ख्याल से कि मैं इस काबिल थी नहीं कि मुझसे कभी कोई फरमाइश करता। जब कोई फरमाइश करता है तो मुझे मैं समझती हूँ कि पूरी करनी चाहिए। अच्छा, वैसे तो हमने देखा अल्लामा इकबाल का मुजस्समा, अब पर्सनालिटीज पे आ जाते हैं। किस किस पर्सनालिटी का मुजस्समा आपने बनाया? कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल और राशिद मिन्हास। एक बच्चा था शहीद हुआ था सवात में, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसका स्कूल वाला, जी बिल्कुल ऐसी, वो जो फैटी सा थोड़ा सा बच्चा था। बिल्कुल, मुझे भी याद आ गया। मुझे नाम याद नहीं याद आ रहा। तो मेरे ख्याल से यही बनाया मैंने अभी। ओके जी, जबरदस्त। तो अब मैं उसी मुजस्समे पे आता हूँ कि क्या फरमाइश लोगों की ये भी होती है कि उनका मुजस्समा बना दिया जाए? जी जी, बहुत ज्यादा। फिर क्या करती हैं? बना देती हैं। अच्छा, जी। खवातीन की तरफ से ज्यादा फरमाइश आती है या मर्द हजरात की तरफ से? मर्द हजरात की तरफ से। इतने मतलब ये नहीं कि वो होते हैं क्या कहते हैं सेल्फ लव करने वाले। एक्चुअली वो हमारा मुजस्समा से मैच करता है ना। अच्छा, तो हम लोगों का दूसरों से मैच कर रहा होता है। मेकअप के बाद जरा चेंज हो जाता है। ये देखिए, नहीं बिल्कुल ये हालत है, ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह से कभी होम एग्जीबिशन की बात हो रही थी, लास्टली आपने कौन सी एग्जीबिशन अटेंड किया जहां पर आपके ये मुजस्समे रखे गए हों? एग्जीबिशंस में वैसे नहीं रख रही मुजस्समे, क्योंकि मैं कमर्शियल वर्क ज़्यादा करती हूँ। वहाँ से मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा होता कि मैं एग्जीबिशंस की तरफ जाऊँ। कोशिश ज़रूर करती हूँ लेकिन वो काम बचता नहीं है। तो मैंने बनाया वो इरादा होता है कि अब खुद की ही कोई ना कोई लॉन्च करूँ या घर में मतलब इनके बुलाकर, ताकि आप किसी को इनवाइट करें, एक छोटा सा एक फंक्शन जिस तरह से होता है, आपने अपनी चीजें रखी। कसम से बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। 4-4, 5 मिनट कभी मैं इन दिनों मेरे 4 चक्कर तो सिर्फ लाहौर, यानी कि एक हफ्ते में 4 चक्कर लाहौर। मैं सुबह जाती हूँ, शाम को इधर आती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों जगह प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पिंडी लाहौर। तो मतलब इस तरह से मैं चल रही होती हूँ, तो फिर अपने लिए भी वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। यहीं की है बेस्ड में पिंडी, टीम यहीं पर है? नहीं, टीम जहाँ पे काम होता है वहाँ भिजवा देती हूँ, क्योंकि मुजस्समे बहुत बड़े होते हैं, फिर मैं मूव नहीं कर सकती मुजस्समों को। यानी आप टीम को ले जाती हैं और वो टीम ही जाके वहीं पर फिर काम करती है और आप सिर्फ जाके फिर उनको बताती रहती हैं, थोड़ी सी गाइडेंस होती है? नहीं, मैं पूरा उनको पहले स्टार्ट करके देती हूँ, मेजर सारा उनका काम करके देती हूँ, फिर डाई कास्टिंग के जो प्रोसेस शुरू होता है तो उस प्रोसेस में मैं टीम को ऐड कर देती हूँ, वरना क्ले के ऊपर टीम नहीं आती, क्योंकि क्ले पे अगर टीम आ गई तो फिर मेरा तो मुजस्समा रहा ही नहीं ना। यस जी बिल्कुल। क्ले पे अगर आई भी तो ऐसे आती कि चले क्ले को नीट कर दिया ये वो, लेकिन सारी कार्विंग क्ले की मेरी ही होती है। अच्छा, ये नीट करने पे मैं आपसे जानना ही चाहूंगी कि मुजस्समा बना लेना, फिर बाद में उसकी फिनिशिंग करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, वही सबसे मुश्किल काम भी होता है और उसी में टाइम लगता भी, वरना अब मुझे कार्विंग में टाइम नहीं, तो मैं यूं खड़े होकर कड़क जल्दी से कर देती हूँ। नीट करना मुझे सबसे फिर ज्यादा कोफ्त हो रही होती है। मुजस्समा किसी भी पर्सनालिटी का बनाने में कितना वक्त अब आपको लगता है?
अगर सिर्फ अगर आप चार, मैं एक साइज डिसाइड कर लेती हूँ कि 5 बाय 5 फुट का एक मुजस्मा है जिसे मैंने लो रिलीफ में बनाना है, तो मैं एक दिन में बना लूँगी। एक दिन में बना लेती हैं ऐसे ही। वैसे नॉर्मली चूंकि ज़रा आपने कहा और बहुत से लोग भी काम करते, तो मैं ये नहीं पूछता कि आप कितना वो चार्ज करती हैं, क्या उसकी कॉस्ट है, बट जनरली मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इस को अगर कोई एज अ प्रोफेशन लेकर चले और इतना उसमें प्रो हो जाए कि वो एक दिन में एक मुजस्मा बनाए, तो एक मुजस्मा बनाने में वक्त तो लग गया जी एक दिन, मेहनत तो ज़ाहिर है, बट उसमें कॉस्ट कितनी आ जाती है? मेरी जो मेहनत एक दिन है ना, उसके पीछे मेरा 15 साल का तजुर्बा है। एग्जैक्टली। तो वो तो लोग उसको तो करते ही नहीं है ना, कहते हैं मैडम कि तुझे एक दिन लाना सी तो असी इतने पैसे दे देवा। तो ये एक तो ये बात तो साइड पे ही रख दे कि मेरे तजर्बे के तो मुझे पैसे नहीं मिलते। हाँ, अगर मटेरियल को देखा जाए कि 5 बाय 5 का मटेरियल है, तो फिर उसमें यह है कि थिकनेस पे डिपेंड करता है, हमारा मटेरियल पे डिपेंड करता है कि है कौन सा, धात कौन सी है, फाइबर ग्लास है, किस चीज़ में बना रहे हैं। एक तो वो कॉस्ट मिट्टी का ही हो तो फिर कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता, क्योंकि वो फिर आप मूव ही नहीं कर सकते ना, वो जहाँ है वहीं पड़ा हुआ है। अच्छा, मूव नहीं होता वो? नहीं, मिट्टी का नहीं होता, क्योंकि मिट्टी तो सॉफ्ट है ना। कोई पक्का नहीं करते ऊपर, कुछ स्प्रे कर उसके ऊपर ही उसी की बात की थी, उसके ऊपर जब डाई डलती है तो वहाँ मेरी लेबर आ जाती है। अच्छा, और डाई कास्टिंग के जो मीडियम्स होते हैं वो एक्चुअली आपको कॉस्ट कर रहे होते हैं, उन पे आपका खर्चा आता है, और सबसे ज़्यादा खर्चा लेबर पे आता है। ठीक है। लेबर सब देखें, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनको अच्छा पे करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स हैं, ये उन्होंने पूरी करनी है। तो एक वो ज्यादा खर्चा आता है, दूसरा फिर मटेरियल पे खर्चा आ जाता है, मटेरियल के बाद फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा आ जाता है, फिर फिक्सिंग पे खर्चा आ जाता है, तो फिर ये सारी चीजें ऐड ऑन करके जो कॉस्ट बनती है। क्योंकि फिर मैटर ये भी कर रहा होता है, क्योंकि आपने टीम्स मूव करनी होती है ना, आपने भेजना होता है, फिर वहाँ के आने जाने की कॉस्टिंग आपको पड़ती है, फिर इफ इन केस अगर कोई मियाँ वाले में बैठकर आपसे इस्लामाबाद में फरमाइश करे तो आपने वहाँ पर भी अपने बंदे भेजने हैं। ऐसे ही है, तो ये चीजें फिर आपको जरा ज्यादा मैनेज करनी पड़ती है। थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस कम ही कर देती हूँ मैं, कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, दूर से आए लोग। यानी लोग बार्गेनिंग करवाते हैं, फिर आप मान जाती है? बहुत ज्यादा। तो अच्छा, कोई हमें ये हमारा स्टाइल है, वाकई शेयर करें कि किसी ने आपको मतलब यानी कि इतनी बार्गेनिंग की हो कि आप खुद थक गई हो, मैं एनजी बना देनी है तेनू। हाँ, ऐसा ही होता है कि आखिर में आगे मुझसे कहती हूँ कि मैं ऐसे ही बना देती हूँ, या मैं विड्रॉ कर जाती हूँ, कहती हूँ बस मैं ये काम नहीं करूँगी, दोनों में से कोई एक सूरत हाल कर, एक सूरत हाल हो जाती है। आपके घर में कोई दाखिल हो तो पहला इंप्रेशन उसके पास क्या आता है? क्योंकि आई एम श्योर आपके घर में इतना ज्यादा काम मौजूद होगा जो कि आपने विद टाइम ऐड करती चली गई होंगी, तो वैसे क्या लुक आती है घर के इंटीरियर की? मेरे अगर अम्मी के घर जाए ना तो वहाँ तो शायद कुछ नजर आ भी जाए, क्योंकि अम्मी जबरदस्ती ले जाते हैं, लेकिन जो मैंने स्टूडियोज बनाया उसमें चल जाए तो सिर्फ खाली दीवारें। अच्छा। क्योंकि कोई रहने ही नहीं देता, कोई भी आएगा विजिट करने वो उठा के ले जाएगा कि मैं ले जाऊँ, ये तो आप बिल्कुल इंटर होंगे तो आपको खाली दीवारें मिलेंगी, जब तक कि अब कोई नई ना बनाऊँ और कुछ लटका। आप नई बनाइएगा फिर हमें बुलाइएगा, वैसे बुलाइएगा चाय पे, हम चाय पीने सिर्फ आएंगे, दीवार खाली करके चले जाएंगे। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी। हमें ज्यादा खुशी होगी। कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसका मुजस्समा बनाना चाहती हो? नहीं सोचा बनाना चाहूँ तो शायद मैं एक दो दफा मैंने जरूर सोचा कि मुझे हदीसों को मुजस्मे की सूरत में लाना चाहिए। Really? हाँ, कितनी खूबसूरत ये आपने बात की है। हाँ, हदीसों का मुजस्समा। हाँ, फिर मैं कहती हूँ भी पिटाई हो जाएगी। नहीं, मेरे ख्याल से आपको ये करना चाहिए, ये एक सॉफ्ट मैसेज है जो कि हम लोगों को कन्वे कर सकते हैं। I would like her to explain as well what's the idea of that जो आप कह रही हैं उनको मुजस्मे में लाना, तो कैसे? मतलब कोई भी अगर हदीस है, जैसे कि कह दो कि नियतों का दारोमदार, अमाल का दारोमदार नियतों पर है, तो फिर उसको दिखाया जाए कि मुजस्मे की सूरत में कि अमाल क्या है और उसकी नियत क्या आई थी, कोई ना कोई इस तरह की एक्सप्रेशंस बनाकर। तो मैं ये करना चाहती, और हमारे जो कॉल हैं जैसे कि वो कॉल है कि पहले तोलो फिर बोलो, तो फिर जैसे उसको हम पेंटिंग में अगर डिस्क्राइब कर सकते हैं तो क्यों नहीं मुजस्मों में डिस्क्राइब कर सकते हैं? वो सिर्फ आप हदीस की बात नहीं करिए, आप अक़वाल ज़रीन की बात भी कर रही हैं, आप कॉल भी अच्छी और खूबसूरत आप बात, किसी आयत की ट्रांसलेशन की बात भी करें कि वो जो एक बेसिकली आइडिया होता है, जो एक मैसेज होता है, वो मैसेज आपने इस अंदाज में देना। दिस इज ब्यूटीफुल, आई मस्ट से दैट। तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट इट? ओए गल है कि टाइम मिल से तो फिर कर सा टाइम ही नहीं मिल रहा आपको। अच्छा, वैसे वैसे आपके हाथ देख के लगता नहीं है कि आपने कभी मिट्टी में हाथ डाला होगा। मिट्टी बहुत मजे की चीज है। मैं ओके, अच्छा, इस वजह से हाथ में प्यारे हाथ इसीलिए प्यारे हो जाते हैं। मुझे कभी टेंशन ही अपने हाथों की नहीं होती है। मिट्टी बहुत अच्छी चीज है, बहुत, मैं बल्कि मेरा उल्टा ख्याल लगती है मिट्टी भी। हम खुद मिट्टी के बने, तो जब मिट्टी से मिलेगी तो खुशी होंगे ना। यानी मिट्टी से ही मैनिक्योर हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है, क्ले मैनिक्योर हो जाता है मेरा। हर वक्त वो सॉफ्ट रहते हैं मिट्टी की वजह से, क्योंकि मिट्टी मैंने पकड़ी भी होती है, एक्सरसाइज होती रहती है कार्विंग करने की वजह से। तो वैसे ही दोनों सूरतों में हाथ प्यारे, वो कहते हैं ना आर्टिस्टों के प्यारे होते हैं। तो बचपन में समझ नहीं आती थी, कहते कैसे प्यारे होते हैं ना। फिर जब मैंने काम करना शुरू किया तो फिर वो आपकी उंगलियां शेड्यूल होना शुरू हो जाती हैं, आपके एक्स्ट्रा फैट्स उंगली को उतरना शुरू हो जाता है, तो वो आपके हाथ ऐसे ही प्यारे हो जाते हैं।
काम कर करके, जिन दिनों मैं काम नहीं करती फिर थोड़े से बल्कि मोटे मोटे नजर आते हैं मेरे। अच्छा। पता चलता है ए दिहाड़े मैडम कम नहीं करनी पई। वैसे ये कौन से दिहाड़े होते हैं जब आप काम नहीं करती? जैसे पिछले कोरोना के दिन थे, हालांकि कोरोना के दिन में भी अच्छा खासा मैंने प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा दिए हैं, क्योंकि वही सारी SOPs वगैरह रख के मैं प्रोजेक्ट्स करती रही हूँ, लेकिन बीच में आखिरी जो दिन थे, आखिरी महीने, वो उनमें काम नहीं था। अच्छा जी। और कोरोना के टाइम में तो वैसे ही लोगों के पास फरागत के इतने लम्हात थे जिसकी हद नहीं, के कहते थे कि घर में अगर एक पाव दाल भी गए तो चुन चुन के आपको पता चल जाएगा टोटल दाने कितने हैं। उसमें आपने इस काम को कितना एंजॉय किया, क्योंकि एक मसरूफियत का आपको काम लगा? नहीं कर सकी कुकिंग, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि वही बात है कि मेरे पास काम था, मेरी लेबर बहुत खुश थी मुझसे, और इवन जो कोरोना की हमारी ईदें आई, हम ईदों पे भी काम कर रहे थे। ईद पे मैंने अपनी लेबर से कहा पहली छुट्टी है, बस अगले दिन आना है आप सबने। और वो आए? जी वो आते हैं। मेरी लेबर बहुत अच्छी है वैसे आपकी? देखिए अगर इस सिंगल प्रोजेक्ट है तो मुझे 20 के करीब लोग चाहिए होते हैं। आपके पास एक लिस्ट मौजूद है जितने जो प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से आपने लोग फिर बुला लिए? हाँ बुला लेते हैं। अच्छा, ये तो आप वो लोग हैं जो ज़रा ट्रेंड हैं, आपको हेल्प आउट करते हैं, बट अगर ये मुजस्समा बनाना सीखना कोई चाहे आपसे, यानी जो काम करती ही सिर्फ आप हैं, क्ले वाला, तो वो आप सिखाती हैं? बिल्कुल आ जाएगा, तो मैंने कहा ना मजदूर बन के आ जाए, नखरा बाहर रख के आ जाए, मैं बिल्कुल सिखाएंगी। ऐसे ही है। पहली बात है कि मैं इस काबिल हूँ नहीं, लेकिन मैं से कहूँगी आ जाओ। नहीं, जितना माशाल्लाह आपका काम है, जिस तरह आपका काम फैला है और इंशाल्लाह मजीद फैलता जाएगा, तो उसमें हम जरूर कहेंगे कि लोगों को जो सीखना चाहते हैं वो आपसे जरूर सीख सकते हैं। बल्कि अच्छे बच्चे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। अब वैसे एक ड्रामे में भी एक मुजस्समा बनाया गया था, अच्छा कौन सा? परिज़ाद एक ड्रामा आया था, उसमें मैंने कहा शायद वो मुजस्समा भी कहीं आपने ही तो नहीं बनाया था? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझसे नहीं किसी ने राब्ता किया। लेकिन नेक्स्ट अगर किसी ने करना है तो वो आपसे राब्ता कर सकता है। थैंक यू सो मच रिफत अपना वक्त देने के लिए, और यूं ही मुजस्समे बनाती रहे, अपना और मुल्क का नाम इसी तरह से। हमें बुलाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना चाय पे, और हम भी नहीं भूलेंगे आना। बहुत सा ख्याल रखें, आपसे मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।